व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, जिसके अंदर आता है इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। और साथ में हम समझेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है और रिस्क मैनेजमेंट हर स्टाइल के लिए अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है, अलग अलग माइंडसेट रिक्वायर होता है हर स्टाइल के लिए। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग होता क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, वी एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। सच स्टाइल हैज़ इट ओन टाइम फ्रेम, मतलब हर स्टाइल का खुद का एक टाइम फ्रेम होता है, स्ट्रेटजी होती है, रिस्क लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस स्टाइल एंड चूज देम वन दैट यू सूट बेटर, जो आपको अच्छा लगता है उस स्टाइल को आप चूज करोगे, सिंपली। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के डेफिनेशन है ये। ओके, तो ये आप हिंदी में पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस लेसन में हम 3 अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्या, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। कि इंट्राडे ट्रेडिंग का अगर आप नॉर्मल डेफिनेशन समझोगे तो एक दिन के अंदर, मतलब मान लो आप कोई भी शेयर को आज खरीदते हो और आज ही बेच देते हो 3 बजे से पहले। मान लो आप कोई शेयर है उसको 9:15 पे आप बाय करते हो और 3:30 से पहले क्लोज कर देते हो उसको, मतलब पोजीशन को क्लोज कर देते हो, उसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जो ये नॉर्मली ट्रेडिंग होता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। आप यहाँ पे टाइम फ्रेम की देखोगे, यहाँ पे तो शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है और सेम डे के अंदर एग्जिट करना पड़ता है हमें। ठीक है, अब रिस्क की बात करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करें हम यहाँ पे, तो इसके अंदर एक तो देखो हाई रिस्क होता है। सबसे पहली बात ये होता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो नॉट फॉर बिगनर। मान लो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो एक प्रोफेशनल लेवल बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको, उसको प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपको, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, हाई रिस्क होता है। ठीक है, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, मतलब आप नॉर्मल से ज़्यादा परसेंटेज कमा भी सकते हो और गवा भी सकते हो, दोनों चीज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ होता है इंट्राडे के अंदर। और दूसरा इसके अंदर क्या, आपको एक्टिवली ट्रेड करना पड़ता है। एक्टिवली कि आपको अपने सेटअप के लिए बैठना पड़ेगा। कि मान लो आपने कोई भी स्ट्रैटेजी है, आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी है, आपको स्ट्रैटेजी के रूल के अकॉर्डिंग मान लो एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। अगर जब तक एंट्री नहीं आएगा तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। तो इसमें ये है कि एक्टिव ट्रेडर कैन बी मॉनिटर द मार्केट क्लोजेस, मतलब आपको मार्केट को क्लोज होने तक बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल हिंदी में पढ़ सकते हो कि शुरुआत करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। इसमें शेयरों को एक ही दिन के भीतर खरीदना और बेचा जाता है। ठीक है, कोई भी पोजीशन रात भर के लिए होल्ड नहीं किया जा सकता इसके अंदर। इसका मकसद छोटे छोटे पॉइंट, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए काम कैप्चर करने के लिए होता है। ठीक है, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और ये ऐसे ही जो ये सेम चीज़ ये हिंदी यहाँ पे इंग्लिश में है, ये ऐसे ही यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, सेम ही चीज़ है कि शॉर्ट टर्म का ट्रेड होता है, एक दिन में ही बेचना पड़ता है, हाई रिस्क, ज़्यादा रिस्क होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, सिंपली। ठीक है, तो उसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, सिंपल। इन सभी चीज़ों को अभी हम राइट नाउ चार्ट पे भी देखेंगे। उसके बाद अगला डेफिनेशन आता है हमारे पास कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप मान लो 1 दिन से लेके 7 दिन या 10 दिन या मैक्स 15 दिन तक का ट्रेड लेते हो, इसको ही हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, सिंपल शॉर्ट टर्म में। ठीक है, इसको इस ट्रेडिंग के अंदर आप कोई भी पोजीशन लेते हो, मान लो पोजीशन आपने कैरी करते हो पोजीशन। ठीक है, आप उसको होल्ड करते हो। ठीक है, जब तक आपका टारगेट नहीं आता, होल्ड करते हो टारगेट तक। ठीक है, और उसके अंदर आपको दिन है फिक्स होता है कि या तो मैं 7 दिन रुकूँगा, 5 दिन रुकूँगा, 10 दिन रुकूँगा, ये मैक्स से मैक्स होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे डेफिनेशन है वी हैव ए स्विंग ट्रेडिंग दिस स्टाइल इन्वॉल्व होल्डिंग स्टॉक। हमने बात करी क्या कि आप पोजीशन लेते हो उसको होल्ड करते हो, होल्डिंग स्टॉक। ठीक, फॉर 5 डे और 5 वीक, मतलब हमने 1 हफ्ते या 10 दिन की बात करी कि यहाँ पे आप कुछ दिनों तक या कुछ वीक तक इसको होल्ड करते हो। दिस गोल इज़ द कैप्चर लार्ज प्राइस मोमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप एक लार्ज मोमेंट को कैप्चर करने के लिए ट्रेड करते हो मार्केट के अंदर, लार्ज मोमेंट को। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग यूज टेक्निकल एंड फंडामेंट एनालिसिस आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे के मुकाबले इसके अंदर आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो, टेक्निकल भी यूज़ कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस जो भी हम सीख रहे हैं
और आप फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए। उसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, टाइम फ्रेम की बात करें, अगर आप नॉर्मली टाइम फ्रेम की बात करोगे यहाँ पे, तो टाइम फ्रेम में मिड टर्म टाइम फ्रेम, डेली टू वीकली। नॉर्मली जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है इसके अंदर डेली से लेके डेली और वीकली होता है, सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम फॉलो होता है इसके अंदर, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो रिस्क कम होता है इसके अंदर, रिस्क कम होता है लेकिन पोटेंशियल प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा होता है इसके अंदर, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद ये इस ट्रेडिंग के अंदर, जैसे हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे थे कि आपको सारे दिन मॉनिटर पे बैठना पड़ेगा, चार्ट देखने पड़ेंगे सारे दिन, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपने एक बार ट्रेड ले लिया तो उसको आप चाहे आप चार्ट नया भी देख रहे हो तो भी आप 1-2 दिन के अंदर मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बिना कंसिस्टेंटली चार्ट को देखे बिना। ओके, सेम चीज़ हिंदी में भी डेफिनेशन हमने दे रखी है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ रीड कर सकते हो, सेम ही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया। ओके, अब बढ़ते हैं हम पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ही क्या है, पोजिशनल का मतलब हो जाता है इन्वेस्टिंग पर्पज से। पोजिशनल ट्रेडिंग के मतलब, मान लो आप कोई भी ट्रेड लेते हो, वो 1 मंथ से लेके करीबन 6 मंथ या 1 ईयर का हो सकता है, उसको ही हम पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर गिनती करते हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डेफिनेशन, वी हैव पोजिशनल ट्रेडिंग इन दिस स्टाइल, स्टॉक आर होल्डिंग वीक, यहाँ पे हमने एक मंथ का लिया तो वीक, मंथ और इवन ईयर, यहाँ पे आ गया मंथ और ईयर तक का, मतलब आप एक मंथ से लेके ईयर तक को होल्ड करते हो, उसी को हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। द गोल इज टेक एडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड मेक्स सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। इसके अंदर मतलब ऐसा होता है कि आप ट्रेंड के आइडेंटिफाई करते हो और बड़ा प्रॉफिट के लिए काम करते हो इसके अंदर, ठीक है, पोजिशनल के अंदर। ओके, अब पोजिशनल के अंदर मान लो आपने एक बार एंट्री ले ली तो आपको डेली चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पे हमने डेफिनेशन के अंदर दे रखा है कि आपको डेली चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं होता इसमें, ठीक है। टाइम फ्रेम की बात करें तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, वीकली और ईयरली टाइम फ्रेम का सबसे ज्यादा यूज होता है। रिस्क फैक्टर इसमें सबसे कम होता है, लो रिस्क हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ अ बिगर रिटर्न, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने का पॉइंट रहता है इसके अंदर, सिंपली, ठीक है। उसी को हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे समझ चुके किस तरह से क्या यूज होता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। अब हम इसी चीज को चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले इंट्राडे के अंदर सबसे पहले कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रहा होगा जो इंट्राडे के अंदर, मैं यहाँ पे टिक करूँगा, वेट अ सेकंड, 15 मिनट, 5 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम, ठीक है। जो इंट्राडे के अंदर यूज़ किया जाता है वो है आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट और 5 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंट्राडे के अंदर। ओके, कौन से हैं, आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट और 5 मिनट, ठीक है। ये इंट्राडे के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टाइम फ्रेम है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कौन से टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम जो यूज़ किया जाता है वो है, यहाँ पे मैं इसको अनटिक करता हूँ, वेट अ सेकंड। तो सबसे ज़्यादा जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको यूज़ किया जाता है टाइम फ्रेम है वो है डेली। सबसे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यूज़ किया जाता है वो है टाइम फ्रेम डेली और वीकली। ये 2 टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हमें पता है कि हम ट्रेड ले रहे हैं लंबे समय के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। वो टाइम फ्रेम हो जाता है मंथली, मेजरली मंथली और वीकली का कॉम्बिनेशन के साथ हम पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान करते हैं, ठीक है। सिंपल था, बिल्कुल ईजी। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा काफ़ी कुछ चीज़ कि किस तरह क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग, क्या होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाने से पहले यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो कि ये समरी है पूरी वीडियो का, ठीक है। समरी का मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग इज फॉर क्विक प्रॉफिट विद द सेम डे के अंदर जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए सेम डे के अंदर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कैप्चर अ मिड टर्म ट्रेंड ओवर अ डे और वीक, मतलब ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए हम स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पोजिशनल ट्रेडिंग को हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ट्रेड करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मंथ और ईयर का टाइम फ्रेम यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है। हमने टाइम फ्रेम डिस्कस कर लिया और इस चीज़ को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे वेरियस टाइप ऑफ टूल, जैसे यहाँ पे टूल नीडेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड रिसोर्स, मतलब कौन से आपको टूल की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कौन से ब्रोकर की ज़रूरत है आपको, और कौन से आपको कहाँ पे आप फ्री में चार्ट देख सकते हो, किस तरह से आप चार्ट को देखना चाहिए, आपको किस तरह से रीड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए कहाँ से रिसोर्सेज देखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे जो ये इस सेक्शन के अंदर आएगा। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी क्या होता है और बीएससी क्या होता है। तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले हमारे पास 2 एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है एनएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर उसके बाद है हमारे पास बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मेजरली ये 2 एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जिसके अंदर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एनएससी क्या होता है और इंट्रोडक्शन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज आपकी मदद कैसे करता है? देखो, जैसे एक बाजार में आप सामान खरीदने और बेचने जाते हो, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा ही बाजार है जहाँ पे आप सामान खरीदने नहीं जाते, जहाँ पे आप शेयर खरीदने जाते हो। देख रहे हो, यहाँ पे शेयर खरीदने जाते हो और बेचने जाते हो। भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में और जानेंगे। ओके, और इंग्लिश के अंदर देखोगे, जस्ट लाइक अ मार्केट वेयर गुड आर बॉट एंड सोल्ड, स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट वेयर शेयर्स आर ट्रेडेड। इन इंडियन दे आर द 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी और बीएससी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एनएससी और बीएससी। ठीक है, तो आगे हम इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अगर आप बात करोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसका फुल फॉर्म हमने अभी डिस्कशन किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का फुल फॉर्म है। ठीक है, और जो इसका इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स माना जाता है मार्केट के अंदर, वो है निफ्टी 50। यहाँ पे निफ्टी 50 है, वो नेशनल स्टॉक का एक्सचेंज माना जाता है, एक्सचेंज का इंडेक्स माना जाता है निफ्टी 50। ठीक है, जिसके अंदर निफ्टी 50 के नाम से पता चल रहा होगा आपको कि 50 कंपनियों की एक लिस्ट बनाई जाती है, उससे एक इंडेक्स बनता है। तो यहाँ पे एक 50 कंपनियों की लिस्ट है और उस लिस्ट से एक इंडेक्स बनता है, जो इंडेक्स है निफ्टी 50। यहाँ पे आप निफ्टी 50 है। ठीक है, एनएससी का मुख्य इंडेक्स है निफ्टी 50 और जो है 50 कंपनियों, बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन दिखाती है, मतलब 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करती है निफ्टी 50। सिंपल, आप यहाँ पे समझ चुके हो। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे यहाँ पे आपको लिखा होगा बीएससी, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, जिसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, जो जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स, वो रिप्रेजेंट करता है 30 कंपनी को। जिसके अंदर 30 कंपनी की लिस्ट होती है, वो ये रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। ठीक है, सिंपली। और ये इसके अंदर जो भी 30 कंपनी होती हैं वो बड़ी कंपनियां होती है, ब्लू चिप कंपनियां होती है। ओके, बीएससी का मुख्य इंडेक्स सेंसेक्स है, जो 30 सबसे बड़ी कंपनियों को प्रदर्शन मतलब रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ चुके हो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ओके, अब हम इसी चीज़ को चार्ट पे समझेंगे। देखो, यहाँ पे चार्ट पे आपको निफ्टी 50 दिख रहा होगा। आप जैसे ही यहाँ पे राइट डाउन करोगे, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी, तो यहाँ पे आपको मिलता है निफ्टी, ये फर्स्ट है निफ्टी 50, और मैं 50 डाल दूंगा तो भी यही आएगा फर्स्ट ऑप्शन। देख रहे हो, एनएससी का मतलब क्या है? यहाँ पे यही है एनएससी का मतलब, हमने फुल समझा। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये है निफ्टी 50, जिसके अंदर ये 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। 50 कंपनी कौन सी होगी? बड़ी बड़ी कंपनी जो ब्लू चिप कंपनी होगी, उस कंपनी को एनएससी रिप्रेजेंट करता है। और मैं अगर यहाँ पे राइट डाउन करूँगा सेंसेक्स, और यहाँ पे सेंसेक्स आप राइट करोगे तो यहाँ पे आएगा बॉम्बे बीएससी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये आ जाएगा सेंसेक्स का मतलब क्या है? 30 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है बीएससी के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर आप समझ चुके होंगे कि इंडेक्स और क्या होता है, कौन से मेजर इंडेक्स इंडिया के अंदर ट्रेड किया जाता है। जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड होता है ना, वो सिंपल एनएससी के अंदर ही होता है। जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड होता है वो एनएससी के अंदर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम ट्रेडिंग जोन होते हैं मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। ओके, फॉर इंट्राडे के पर्पज से, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से और पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्पज से। आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड ये है मॉड्यूल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक ट्रेडिंग। तो इसके अंदर आता है व्हाट इज अ स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज अ स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट क्या है
एंड उसके अंदर स्टॉक्स क्या होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। स्टॉक मार्केट की बात करें जहाँ पे शेयर को बाय और सेल किया जाता है, जैसे आपको इस डेफिनेशन से समझ जाओगे आप किस तरह, जहाँ पे जैसे आप मान लो सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लेने जाते हो तो वहाँ पे सब्जी का वहाँ पे पैसे देते हो और सब्जी खरीदते हो। इसी तरह स्टॉक मार्केट होता है एक प्लेस होता है जहाँ पे स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता है, ठीक है। और ये प्लेस कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होता, इसको एक वर्चुअल फॉर्म में बनाया गया है जहाँ पे लोग अपने शेयर को बेचते और खरीदते हैं, लाइक NSE और BSE जो हमारे इंडिया के अंदर दो है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ निवेशक अपनी कंपनियों में पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। सिंपल समझ गया कि स्टॉक मार्केट का काम क्या है, जहाँ पे शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट तो हम समझ चुके स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टॉक्स क्या होते हैं। देखो अब स्टॉक को समझने के लिए आप सिंपल सी एक चीज समझो कि जब भी आप स्टॉक बाय करते हो ना, तो वो आप एक कंपनी का कुछ हिस्सा बाय करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो टाटा मोटर्स है, एक कंपनी है, तो आप वहाँ पे उस कंपनी के कुछ हिस्से को बाय करते हो। जैसे मान लो ये पूरा कंप्लीट कंपनी है तो आप इसके कुछ हिस्से को बाय करते हो, उसी को हम स्टॉक्स कहते हैं, जो आपको ओनरशिप देता है उस कंपनी का। अगर मान लो आपने टाटा मोटर्स के कुछ शेयर खरीदे हैं तो इसका मतलब है आप उस कंपनी के मालिक हो कुछ परसेंट के, ठीक है, कुछ परसेंट के, उसी को हम स्टॉक कहते हैं, उसी को हम शेयर कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ चुके आप। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है, स्टॉक का मतलब है किसी कंपनी में हिस्सा यानी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा। अगर आपने टाटा मोटर्स के बाइक किया तो आप टाटा मोटर्स का कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी ICICI बैंक का बाइक किया है तो आपका ICICI बैंक का मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक होते हैं। यहाँ पे आपको मालिकाना हक मिल जाता है, मतलब आप जब चाहे जब उस शेयर को बेच सकते हो या जब चाहे जब और शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज हम समझ चुके, ओके। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने इसलिए चाहिए ताकि हम अपने धन को बढ़ा सके। यहाँ पे देखोगे समय के साथ अपने पैसे को बढ़ा सके, वेल्थ क्रिएशन कर सके, वेल्थ को क्रिएट कर सके इन लॉन्ग रन में, ठीक है। सबसे पहले ये, उसके बाद हम इसलिए शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम महंगाई को बीट कर सके। आपको पता है कि महंगाई हर साल लगातार बढ़ती है, महंगाई हर साल ऑलमोस्ट 5 to 7% के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैसे को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इससे ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम महंगाई को बीट कर सके, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप अभी हमने इस पॉइंट में समझा कि आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हो मतलब आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हो कुछ हिस्से का। मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय करी तो कुछ % ऑफ हिस्से का मालिक हो जाते हो उस कंपनी के। इसलिए ओनरशिप के लिए, मालिकाना हक के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हाई रिटर्न। लेकिन FD के इन्वेस्टमेंट में आपको 7 से 8% मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि आप वहाँ से 25% 30% निकाल सकते हो। तो वो एक हाई रिटर्न गेम है, ठीक है। हाई रिटर्न के लिए भी हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ समझ चुके हो किस तरह से मार्केट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सचेंज क्या होता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। स्टॉक ट्रेडिंग एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में, कि मार्केट के अंदर कितने तरह के ट्रेंड होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अप ट्रेंड, कि अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि कभी भी मार्केट ना तो डायरेक्ट ऊपर जाता है ना ही डायरेक्ट नीचे आता है, वो एक फॉर्मेशन के अंदर काम करता है। तो अब हम सबसे पहले अप ट्रेंड की फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि अप ट्रेंड के अंदर किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक लाइन चार्ट है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज़ से आप आगे मार्केट के अंदर चीज़ों को समझोगे और ट्रेड कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे 2 चीज़ है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले बॉटम और टॉप। बॉटम का मतलब क्या होता है? बेसिकली बॉटम का मतलब होता है डिमांड एरिया, डिमांड एरिया, ओके। और यहाँ पे होता है सप्लाई एरिया, ये है सप्लाई एरिया, ठीक है, सप्लाई एरिया। तो आपको ये 2 चीज़ क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या हुआ। बॉटम पे जो प्राइस था वो 100 रुपये था, तो ये हम देख रहे हैं अप ट्रेंड के फॉर्मेशन के अंदर। और यहाँ पे मान लो ये डिमांड एरिया था, तो यहाँ पे 100 रुपये प्राइस चल रहे थे, तो यहाँ पे लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, ठीक है।
100 रुपये में बाय करना स्टार्ट किया, अब वो प्राइस बढ़कर 150 रुपये हो गया। अब उसका प्राइस क्या है, 150 रुपये, ठीक है। तो जिन्होंने पहले 100 रुपये में बाय किया था वो सोच रहे कि आप प्रॉफिट बुक किया जाए, तो उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। जिन्होंने बुक कर लिया उसके वजह से प्राइस आ गया 130, ठीक है, 130 आ गया, 150 से 130 रुपये प्राइस आ चुका है यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझना है, देखो यहाँ पे हायर बॉटम है। हायर बॉटम का मतलब क्या है, पहले जो पहला बॉटम था हमारा, ये जो फर्स्ट बॉटम था, यहाँ पे प्राइस था 100 रुपये, अब इससे ज़्यादा हो चुका है, कितना, 130। जो नया बॉटम बना 130, तो इसे हम हायर बॉटम कहेंगे। प्रीवियस बॉटम से ऊपर है तो इसलिए हम हायर बॉटम कहेंगे। तो यहाँ पे 130 है, और इस बॉटम के जो हायर बॉटम बना है ये भी एक डिमांड एरिया ही है जहाँ पे लोग खरीदने को तैयार हैं, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर लोग महंगे में खरीदने को तैयार हैं। तो यहाँ पे लोग महंगे में खरीदने को तैयार है। 130 रुपये चल रहा था, अब लोगों ने यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया, अब उसका प्राइस होगा 180 प्राइस हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हायर टॉप, क्या हुआ, प्रीवियस टॉप से ऊपर है। आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ 150 रुपये प्रीवियस टॉप था हमारा, लेकिन अब कितना है, 180 है, तो प्रीवियस टॉप से ऊपर है, तो इसे हम हायर टॉप कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से सप्लाई वापस आएगा। सप्लाई का मतलब क्या है कि लोग यहाँ पे बेचेंगे, जो 130 में जिन्होंने खरीदा वो यहाँ पे कुछ अपने शेयर बेचेंगे, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कुछ शेयर बेचे, अब इसका प्राइस होगा 160 वापस, फिर से इस बॉटम से ऊपर है तो इसे हम हायर बॉटम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 130 रुपये प्राइस है, अब यहाँ पे 160 है। तो ये फॉर्मेशन होता है अप ट्रेंड का। ओके, आप समझ चुके होंगे, सिंपल है, प्राइस मूव करता है हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर। अब हम इसी चीज़ को हम देखेंगे चार्ट के ऊपर कि किस तरह से फॉर्म करते हैं, कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर किस तरह से मूव करता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं एक बार क्लियर करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास अप ट्रेंड का चार्ट है, निफ्टी 50 का अप ट्रेंड का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बॉटम है, तो बॉटम में इसका प्राइस यहाँ पे है ऑलमोस्ट 1400 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। उसने एक टॉप बनाया, टॉप, तो इस समय कितना प्राइस चल रहा है उसका, 2000, ठीक है। फिर उसने एक और हायर बॉटम बनाया, मतलब पिछले बॉटम से ऊपर है लेकिन टॉप से नीचे है, ठीक है, पिछले बॉटम से ऊपर, तो अब इसका प्राइस कितना है, 1800 रुपये। देखो ये सेम मूव कर रहे हैं। अब यहाँ से लोगों ने फिर बाय करना स्टार्ट किया, तो न्यू हायर टॉप आया, यहाँ पे ये न्यू हायर टॉप आया जिसका प्राइस है 2600 रुपये, ठीक है। और फिर उसने एक और बॉटम बनाया यहाँ पे, ठीक है, और जिसका प्राइस है 2000 रुपये, 2200 रुपये, ठीक है। तो ये इस तरह से अप ट्रेंड के अंदर मूव करता है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि हमेशा ना तो अप ट्रेंड रहेगा ना ही डाउन ट्रेंड रहेगा। ये पर्टिकुलर 3 फेज में काम करते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, कंसिस्टेंटली इसी के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अप ट्रेंड खत्म होगा तो यहाँ से या तो साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट होगा या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो वो भी समझेंगे हम आगे। तो यहाँ पे कुछ और चार्ट है जो आपको देखना चाहिए, सेम इसी तरह है, सेम इसी तरह चार्ट, बॉटम टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, सेम फॉर्मेशन। ये है अब निफ्टी 50, फिर से एक और निफ्टी 50 का ही चार्ट है। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड किया हुआ चार्ट है। मतलब आपको एक बात और नोटिस करना है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज होगा, लाइक 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, तो वैसे वैसे ही ट्रेंड भी चेंज होगा। हर टाइम फ्रेम में एक अलग ट्रेंड होगा, आपको ये बात नोटिस करना है। अगर आप मान लो 15 मिनट के चार्ट देख रहे हो और उसी की जगह आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हो, तो 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो सकता है कि अप ट्रेंड चल रहा हो, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में वो मार्केट साइडवेज में हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, अप ट्रेंड, वही बॉटम टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप से सेम फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं डाउन ट्रेंड। तो आपको डाउन ट्रेंड देखना है किस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे है डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट सेम ही काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड आता है तो उसके अंदर सप्लाई करते हैं लोग, मतलब लोग बेचने को तैयार है, किसी भी प्राइस पे लोग बेचने को तैयार है, अपने शेयर को बेचने को तैयार है, उसे हम डाउन ट्रेंड में गिनती करते हैं। तो सबसे पहले देखो, बॉटम होता है डिमांड एरिया और टॉप होता है सप्लाई एरिया, ठीक है। जैसे बॉटम पे आया, मान लो 200 रुपये पे किसी ने सेल करा, वो आगे प्राइस आ गया 150 रुपये। अब 150 रुपये पे लोगों बॉटम आ गया, वो बॉटम पे आ गया, लोगों ने वहाँ से बाय करना स्टार्ट किया। जैसे ही बाय करेगा वो 180 का प्राइस आ गया वापस, 180 का प्राइस क्या, अब जिसने 150 में बाय करा था उसने 180 पे आके वो क्या करेगा, वो सेल ही करेगा। और जैसे उसने सेल किया फिर से एक नया 130 आ गया प्राइस, 130, ठीक है। 130 से फिर भी लोगों ने सोच रहे कि यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है तो यहाँ से फिर खरीदते, फिर से लोग खरीदना स्टार्ट किया, 140 प्राइस बढ़े, और फिर से यहाँ पे मान लो जिन्होंने 130 में खरीदा था, 140, 10 रुपये प्रॉफिट, तो यहाँ से फिर से उन्होंने सेल किया और 100 रुपये। मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि लोग बेचने को तैयार है, वो जल्दी जल्दी बेचते हैं लोग शेयर अपने, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड था, सिंपल था कि 200 रुपये से पहले जिसके पास 200 रुपये में था उसने शॉर्ट करा, अपना बेच दिया 200 में, तो 150 रुपये प्राइस आ गया। और 150 से किसी ने यहाँ पे बॉटम बना, तो बॉटम पे उस टाइम क्या हुआ, डिमांड आया, बाई किया, तब जाकर प्राइस ऊपर है।
तो यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस लोअर लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन में वर्क करता है। मान लो प्राइस लोग बेच रहे हैं, अपने स्टॉक को निकाल रहे हैं, जैसे 180 में था, देखो लोअर टॉप और यहाँ पे लोअर बॉटम, लोग 180 में बेच रहे हैं, लोग 130 आया, यहाँ पे कुछ लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जो मोस्टली जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी वो बेच रहे हैं, तो ये बेच तभी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हो कि सेलर ज़्यादा है, बायर कम है। ओके, देखो बायर बायर कितना है, सिर्फ इतना ही है बायर। ओके, एक बार क्लीन करता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ से और समझ सकते हो कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा है और बायर कम है। ठीक है, जैसे सेलर देखो 200 प्राइस से मतलब एक बार एग्जांपल ले लो, सेलर ज़्यादा है और बायर कम है, तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। एक एग्जांपल है, आप इस तरह से देखो कि यहाँ पे 200 लोग थे जो सेल कर रहे थे, उन्होंने सेल करा, प्राइस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बाई करने वाले कितने हैं, 150 लोग, सेल करने वाले कितने हैं 180, बाई करने वाले 130, सेल करने वाले कितने 140, बाई करने वाले 100। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना, बस सिंपल है। तो यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड समझ चुके हो कि डाउन ट्रेंड किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम इसके कुछ चार्ट देखने वाले हैं, चार्ट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन है, देखो प्राइस नीचे आया, फिर बॉटम बना, यहाँ से कुछ लोगों ने बाय करा, ऊपर की तरफ गया, फिर से वहाँ पर मान लीजिए जैसे लोअर टॉप बना, पिछले वाले टॉप से नीचे है ये टॉप, तो इसलिए हम लोअर टॉप कहते हैं इसे। जैसे यहाँ लोअर टॉप बना, फिर से लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट किया, फिर से नीचे आ गया, तो पिछले वाला बॉटम था उससे नीचे एक और बॉटम बन चुका है, तो लोअर बॉटम कहेंगे हम उसको। फिर इस बॉटम से फिर कुछ लोगों ने बाई किया और फिर प्राइस ऊपर गया जहाँ पे लोअर टॉप बनाया, और ये इस तरह से चलता रहेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चार्ट है, ये निफ्टी 50 का ही है, ये भी निफ्टी 50 का ही है क्या, लेकिन ये डिफरेंट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, एक टाइम फ्रेम पे नहीं है, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट ट्रेंड्स होता है, मैंने ये आपको बताया। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे साइडवेज मार्केट कि साइडवेज मार्केट क्या होता है। देखो साइडवेज मार्केट के अंदर ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, वो एक जोन के अंदर काम कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर एक जोन है, ये एक जोन है और ये एक जोन है, मतलब इस जोन के अंदर ही प्राइस काम कर रहा है पूरा कम्प्लीटली। वो मतलब ऊपर जा रहा है, मान लो यहाँ से गया डाउन गया, ये बॉटम बनाया, फिर टॉप बना दिया उसने, एक ही प्राइस रेंज के अंदर ही काम कर रहा है वो। मान लो ये है, ये एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज बन गया इनका, ये मान लो ये 200 प्राइस रेंज है, 50 100 पॉइंट ऊपर है और 100 पॉइंट नीचे, तो इसी के अंदर प्राइस मूव कर रहा है ना, वो न्यू टॉप बना रहा है और ना ही न्यू बॉटम बना रहा है, तो ये कम्प्लीटली साइडवेज ट्रेंड कहेंगे हम जिसको। ओके, इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे ही मार्केट मान लो लोअर साइड की तरफ ब्रेक करता है, लोअर साइड की जगह जैसे ही नीचे मार्केट ब्रेक करेगा वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट अगर अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मान लो वहाँ से अप ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो आपको करना है क्या है, जो चीज़ आप अभी सीख चुके हो तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करना है और नोट्स बनाने हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। स्टॉक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस।
तो यहाँ पे गए, क्लीन करता हूँ इसको, क्लीन, डन। DC।
स्टॉक ट्रेडिंग एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं और ये मार्केट के अंदर किस तरह से काम करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन भी एक तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यह डिफरेंट एंगल में यूज किया जाता है। इसका डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्शन किया जाता है, उसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। और ट्रेंड लाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंस बात होती है वो 3 बात होती है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी काम करता है, सेम मूविंग एवरेज के अंदर भी वो चीज काम करता है। तो आपको ये बात नोटिस करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइन, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट कब होगा, जब उसकी लेंथ अच्छी खासी होगी। मान लेंथ अच्छा होगा मतलब लॉन्ग टर्म का लेंथ होगा, एंगल ट्रेंड लाइन का एक एंगल अच्छा खासा एंगल पे होगा, और साथ में नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट। ये चीजें सेम अप्लाई होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, सेम अप्लाई होता है मूविंग एवरेज के अंदर। तो यहाँ पे हम समझते हैं लेंथ। तो लेंथ से कैसे आप इस ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेंथ का कैसे आप यूज कर सकते हो, तो मैं एक आपको डिफाइन करूंगा कि किस तरह से क्या यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। एक ट्रेंड लाइन के अंदर लेंथ इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 मंथ का ट्रेंड लाइन है, अगर वो ब्रेक होता है तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट की तरह ही माना जाएगा, रिट्रेसमेंट ही होगा उसके अंदर अगर वो ब्रेक होता है तो। लेकिन उसी के अंदर मान लो अगर कोई एक ट्रेंड लाइन है जो 1 ईयर से लेकर 5 ईयर के बीच का है, मतलब 5 ईयर का ट्रेंड लाइन है और वो ब्रेक होता है, इसका मतलब क्या है कि मेजर ट्रेंड चेंज होगा उस समय, मेजर ट्रेंड। लेकिन उसमें मेजर ट्रेंड चेंज होने में भी कुछ बातें इंपॉर्टेंस होगी। वो होगी ट्रेंड लाइन का एंगल, अगर एंगल 45 डिग्री है, साथ में नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा उसके टच करके बाउंस करके बार बार टच करके बाउंस कर रहा है वो, तो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, और साथ में उसका लेंथ, मतलब लेंथ आपको मैंने बता दिया 1 ईयर से लेकर 5 ईयर का है, तो वो होगा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। और वो उससे अगर मान लो 5 ईयर का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मान लो ट्रेंड चेंज होगा। ओके, और ये हर मार्केट में अप्लाई होता है। तो अब हम इसे आगे बढ़ते हैं, अब इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपवर्ड ट्रेंड लाइन देखेंगे, फिर उसके बाद हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें अपवर्ड के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, आप जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, वो ट्रेंड लाइन आपके आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। मान लो आपने आज कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और वो आपके मान के चलो 5 साल बाद भी काम आ रहा है, 10 साल बाद भी काम आ रहा है, और वो सेम ही तरह से वर्क कर रहा है। लाइक उसका लेंथ कितना है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट क्या है, एंगल क्या है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का अपवर्ड में स्लोपिंग ट्रेंड लाइन इस तरह का दिखेगा, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट है यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। ओके, तो ये जो अपवर्ड के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है ये है 45 डिग्री एंगल पे। फर्स्ट वन 45 डिग्री एंगल पे है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट्स है, और ये एज अ सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था शुरू के अंदर, अगर आपने अभी स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि ट्रेंड लाइन का भी यूज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन डिफरेंट एंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल क्या है, 45 डिग्री के अंदर है। ओके, इसके नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी का नेक्स्ट है जो है 65 टू 75 डिग्री के अंदर, वही नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट है, एज अ सपोर्ट की तरह काम करे। ठीक है, थर्ड वन है अपवर्ड के अंदर स्टीप ट्रेंड लाइन, 80-85 के एंगल के ऊपर है जो ट्रेंड लाइन, सेम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो अब हम इन तीनों के वेरिएंट को समझेंगे, किस तरह से मार्केट के अंदर जब अगर आपको ये चीजें मिले तो आपको क्या करना होगा उस समय। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 45 डिग्री से। जैसे यहाँ पे हमने 45 डिग्री ट्रेंड लाइन देखा था, तो 45 का हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास कोलगेट का मंथली चार्ट में आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा ये, तो ये एरो एज अ सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन 13 साल पुराना ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हो कितनी बार इसने एज अ सपोर्ट की तरह काम किया है। ओके, इसी की तरह हम इसी का सेम एग्जांपल देखेंगे। ये 45 डिग्री एंगल ट्रेंड लाइन है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस बातें मैं अभी शेयर करूंगा आपको। क्या अभी जो मैंने शुरू में बात करी थी वो सेम इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर भी। ये भी एज ए 16 साल पुराना ट्रेंड लाइन है, सेम एज ए वर्क कर रहा है, सपोर्ट। ओके, ये है 45 डिग्री एंगल 3 ईयर ट्रेंड लाइन। मैंने क्या बोला था फर्स्ट के अंदर, जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, अगर वो मान ली शॉर्ट टर्म पीरियड का ट्रेंड लाइन है, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ का या 2 मंथ या 3 मंथ का ट्रेंड लाइन है, अगर वो ब्रेक होता है तो ओनली रिट्रेसमेंट होगा। लेकिन अगर कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, मेजर मतलब आप मान के चलो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 13 ईयर, 16 ईयर, 20 ईयर, अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, मतलब मेजर चेंज होने वाला है मार्केट के अंदर, ट्रेंड के अंदर मेजर ट्रेंड चेंज होने वाला है। कि अगर मार्केट बुल रन में है तो बेरिश में जाने वाला है वो, अगर बेरिश में है तो बुल में जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 3 साल पुराना ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे इसने नंबर ऑफ इसमें क्या क्या चीज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंस थी ट्रेंड लाइन के अंदर, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5वें ब्रेक हो चुका था, 5 नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट है। एंगल 45 डिग्री एंगल है, 2 हो गया, और इसका लेंथ कितने का, 3 ईयर पुराना लेंथ है, इसका मतलब 3 साल का लेंथ है इसकी ट्रेंड लाइन का। जैसे ये ब्रेक हुआ, ये बेरिश हो गया पूरा कंप्लीटली। तो इस समय आपको क्या करना है, जैसे ये ब्रेक होगा आपको अपना लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करना है, जो आपने ट्रेड ले रखा था लॉन्ग, उसको एग्जिट करना है, और यहाँ से एज अ शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा। अब हम अगला देखने वाले हैं स्टीप ट्रेंड लाइन। स्टीप ट्रेंड लाइन हमने अभी बात करी थी यहाँ पे, ये रहा स्टीप
ट्रेंड लाइन, जिसे हम परपेंडिकुलर ट्रेंड लाइन भी बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रिप ट्रेंड लाइन की बात करेंगे क्या होता है। देखो ये 1 ईयर पुराना स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है। तो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का यूज मोस्टली जो किया जाता है वो प्रॉफिट बुकिंग के अंदर किया जाता है। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उस समय आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है और कोई भी पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उसके बाद मोस्टली मार्केट कंसोलिडेशन और साइडवेज के फेज में चल जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ट्रेंड लाइन के अंदर। अब हम देखेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के अंदर कि डाउनवर्ड में किस तरह से काम करता है। ये जो शुरू के अंदर आपको 3 रूल बताए गए थे, लेंथ, एंगल और नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, तो वो चीजें सेम डाउनवर्ड में भी काम आएगा। अब सेम डाउनवर्ड में भी वही चीजें अप्लाई होगी। ओके, तो अब हम डाउनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो डाउनवर्ड में भी सेम ही है, ये है 45 डिग्री एंगल ट्रेंड लाइन, जो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट। लेकिन अपवर्ड के आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात नोटिस करने का है, अपवर्ड के अंदर जो ट्रेंड लाइन हमने देखा वो एज अ सपोर्ट काम कर रहे थे, लेकिन जैसे आप डाउनवर्ड के अंदर देखोगे वहां पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे थे, सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है। सेम यहाँ पे ये है 65 डिग्री, 60 to 75 डिग्री के एंगल के अंदर है। और अब हम देखेंगे ये है 80 to 85 डिग्री एंगल के अंदर। ठीक है, अब इसी चीजों को हम वापस वही फिर से समझते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट के ऊपर ये किस तरह से काम करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं चार्ट। तो सबसे पहले ये है 45 डिग्री एंगल। तो एंगल हो गया हमारा, एंगल क्लियर होगा, 45 डिग्री एंगल पे है। नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने हैं, 4 नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट है। और साथ में ड्यूरेशन कितना है, कितना लंबा है, लेंथ कितनी है, तो 1 ईयर के लेंथ के ऊपर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, मान लो अब एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था ये, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है, ब्रेक होते ही ये अपवर्ड के अंदर जाएगा, मतलब ट्रेंड मेजर ट्रेंड चेंज होगा जब ये ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे ये जैसे ब्रेक हुआ ये अपवर्ड के अंदर जाना स्टार्ट हो गया यहाँ से। ओके, अपवर्ड के लिए होगा 45 डिग्री का। सेम इस तरह है, ये है सेम 45 डिग्री 2 ईयर ट्रेंड लाइन। नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट देख लो आप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने हैं, 6 नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट है। लेंथ हो गया उसका 2 साल लंबा लेंथ हो गया उसकी, और एंगल 45 हो गया। सेम ब्रेक हुआ और अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ सेम वही, तो ये भी है 45 डिग्री, ये थोड़ा सा ज़्यादा है 45 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन सेम वही अप्लाई हो रहा है। एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था यहाँ पे। नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट 4 है और 1 ईयर ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही अब ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इजी था लास्ट वन। तो यहाँ पे भी एक यूज़ होता है वही सेम जो हमने अभी वहाँ पे स्टीप और परपेंडिकुलर ट्रेंड लाइन का यूज़ किया था जिसके अंदर हमने बात करी थी। तो सेम इसके अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर भी होता है कि मान लो आपका शॉर्ट पोजीशन यहाँ से स्टार्ट था और आपने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रखा इस तरह का। जैसे ही कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है उस समय आपको सिर्फ ये करना है कि अपना प्रॉफिट बुक करना है और कोई भी पोजीशन में एंटर नहीं लेना है, क्योंकि मोस्टली जब भी स्टीप ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, स्टीप या परपेंडिकुलर ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होता है उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कंसोलिडेशन और साइडवेज फेज में जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। 3 चीजें आपने सीखी क्या, ट्रेंड लाइन का यूज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और इसका 3 तरह से यूज किया जाता है। 3 मतलब 3 इंपॉर्टेंट बातें होती है जो ट्रेंड लाइन के अंदर होती है। नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, मतलब वो ड्यूरेशन कितने साल पुराना है, 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना, वो चीज आप समझ चुके हैं ये। नंबर 2 है एंगल, उसका एंगल क्या है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल 2 ही एंगल है इसके अंदर, मान लो 45 और परपेंडिकुलर जो 80 और 85 है, क्योंकि इस समय आप 85 और 80 वाले परपेंडिकुलर के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, पैसे को बचाना है। 45 डिग्री के अंदर भी सेम है कि मान लो 45 डिग्री एंगल पे अगर ट्रेंड लाइन है और वो ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पे अपने पोजीशन को बुक करना है, प्रॉफिट बुक करना है और शॉर्ट ट्रेड के लिए प्लान करना है। ओके, लास्ट क्या चीज़ थी, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट होंगे वो ट्रेंड लाइन उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो ये है मॉड्यूल नंबर 5 की इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर। तो आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, जिसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं बोलिंजर बैंड को, जो एक वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है बोलिंजर बैंड और हमें वॉलेटिलिटी को समझने में मदद करता है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि बोलिंजर बैंड होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप बोलिंजर बैंड पर जाओगे तो इसके अंदर 3 बैंड होते हैं, एक अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। एक ये सिर्फ रफ डिज़ाइन है। जो अपर बैंड होता है वो +2 DMI होता है, ठीक है, और जो नीचे होता है वो -2 DMI होता है। ठीक है, एक बार बस समझो, आपको इतना ये इस चीज़ को समझने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। सिंपल ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप इस चीज़ को सुनो। ठीक है, और जो मिडल बैंड होता है वो होता है 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल, ओके, 20 मूविंग एवरेज। तो अब हम इसका यूज़ किस तरह से करेंगे। देखो, मार्केट के अंदर जो 90% प्राइस होता है, जैसे मार्केट के अंदर आप बात करोगे, ठीक है, मार्केट के अंदर जो 90% प्राइस होता है, ओके,
वो इस बैंड के अंदर चलता है, इस बैंड के अंदर ही वो मार्केट के अंदर 90% प्राइस इस बैंड के अंदर ही चलता है, ठीक है। जो 5 to 10% प्राइस होता है वही बैंड से बाहर निकलता है, उसी को हम वोलेटिलिटी कहते हैं। जैसे मान लो ये प्राइस है यार, इसने ये बैंड से बाहर आ गया, यहाँ पे ये प्राइस बैंड से बाहर आ गया इस पॉइंट पे, और ये बैंड इस तरह से इसके साथ नीचे की तरफ आ रहा है, तो यही वोलेटिलिटी होता है मार्केट के अंदर। जब भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी हाई होता है उस समय आप मान के चलो कि प्राइस बैंड से, ये जो बोलिंजर बैंड हमने बनाया था, ये बैंड बनाया था हमने, इस बैंड से वो प्राइस बाहर जाता है। ये प्राइस जैसे मान लो यहाँ पे कैंडल स्टिक, ये इस तरह से इस बैंड के बाहर जाता है, और ये बैंड इसके साथ साथ भी नीचे की तरफ इस तरह से खुलता है, ठीक है। तो इसी को हम वोलेटिलिटी कहते हैं। ये वोलेटिलिटी डाउन साइड है और वोलेटिलिटी अप साइड, दोनों तरफ होता है। मतलब बेरिश भी वोलेटिलिटी होता है, मतलब नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ भी होता है वोलेटिलिटी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे आई होप। तो अब हम इसी चीज़ को चार्ट पे समझते हैं। राइट नाउ हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर जाना है आपको, और यहाँ पे जाके आपको लिखना है बोलिंजर बैंड, या आप बी टाइप करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बोलिंजर बैंड। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे इस तरह का बैंड लग जाएगा आपको, जो आप अभी पीछे अभी हमने चार्ट के ऊपर देखा था, इस तरह का बैंड। ये 3 बैंड होंगे इसके अंदर, ठीक है। अपर बैंड, ओके, जो रैंक लोअर बैंड एंड मिडिल बैंड, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, इसको हटाता हूँ, एंड मिडिल बैंड, ठीक है। 3 बैंड हो गए इसके अंदर, ओके। जो मेजॉरिटी ऑफ प्राइस होगा इसके अंदर, अगर आप देखोगे 90% प्राइस बैंड के अंदर ही चल रहे हैं। ये सारे जितने भी प्राइस ये बैंड के अंदर ही है, 90% प्राइस बैंड के अंदर ही है। जो 5% प्राइस होते हैं, जो 5 to 10% प्राइस होते हैं, वो बैंड से बाहर जाते हैं। इस समय ही हमको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड लेने का था, किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड लोगे बोलिंजर बैंड की मदद से, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलिंजर बैंड कहते हैं, ठीक है। अब हम बोलिंजर बैंड तो समझ गए कि सिंपल बोलिंजर बैंड क्या होता है, पर इसके अंदर एक टॉपिक आता है स्क्यूज बैंड। स्क्यूज का मतलब क्या, कि जो बैंड होंगे ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, और ये मिडिल लोअर बैंड ये है, ये मिडिल बैंड है। ये तीनों बैंड है ना बिल्कुल टाइट रेंज में आ जाएंगे। जैसे अभी हमने टाइट रेंज बनाया, जैसे बिल्कुल इस तरह से टाइट रेंज में आ जाएंगे, और उसके बाद ये ऐसे प्राइस इसके बीच में चलता रहेगा काफ़ी टाइम। और फिर वो वोलेटिलिटी हाई होगा, चाहे अपर साइड भी हो सकता है और नीचे साइड भी हो सकता है। इस टॉपिक को हम कहते हैं बोलिंजर बैंड स्क्यूज। स्क्यूज कहते हैं इस टॉपिक को, बोलिंजर बैंड बी टाइप सिंपल लिख रहा है, बोलिंजर बैंड स्क्यूज इस टॉपिक को कहते हैं, ठीक है। स्क्यूज, ओके, इस टॉपिक को स्क्यूज कहते हैं, बोलिंजर बैंड स्क्यूज, ठीक है। और जैसे ही बैंड तोड़ के बाहर निकलेगा प्राइस, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट नाउ जैसे ये बैंड तोड़ के बाहर निकला, जैसे मान लो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली कि प्राइस बिल्कुल टाइट रेंज में चल रहा था, सेम ऊपर जैसे हमने अभी सीखा। राइट नाउ यहाँ पे बिल्कुल टाइट रेंज में था प्राइस, यहाँ पे भी टाइट रेंज में प्राइस, और एकदम से तोड़ के निकलता है, इसको तोड़ दिया बैंड को। तो इसको तो हम स्क्यूज कहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलिंजर बैंड स्क्यूज कहते हैं, ओके। इस टॉपिक को यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बोलिंजर बैंड स्क्यूज, ठीक है। सिंपल स्क्यूज लिख रहा हूँ मैं, बोलिंजर बैंड स्क्यूज, इसको हम बोलिंजर बैंड स्क्यूज कहते हैं। और इसको जैसे ये बैंड से बाहर निकलेगा प्राइस, इस पोर्शन को हम बोलिंजर बैंड वॉक कहते हैं, ठीक है। अब इसको वॉक कहोगे तो क्योंकि बैंड बाहर निकल रहा है, बैंड से बाहर, वॉकिंग इन द बैंड का हो गया वॉक सिंपली, ठीक है। वॉक इन दी बैंड मतलब बैंड से बाहर चल रहा है वो प्राइस, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक होते हैं जिसका हम बोलिंजर बैंड के अंदर यूज़ करेंगे आगे, ओके। तो आई होप आपको ये बैंड समझ आ गया होगा किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से इसका कंबाइन यूज़ किया जाता है, कि आप किस तरह से बोलिंजर बैंड को किस किस के साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बीच में हम मूविंग एवरेज आ चुका है, तो आप मूविंग एवरेज के साथ भी कंबाइन कर सकते हो इसको, ओके। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों सिस्टम को मतलब RSI के साथ बोलिंजर बैंड को कंबाइन करेंगे, ठीक है। और मूविंग एवरेज को हम RSI के साथ कंबाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।
वही देखना है। तो सबसे पहले अप ट्रेंड 60 से ऊपर, जो मैंने अभी आप सिक्सटी। अब हम डाउन ट्रेंड देखेंगे। डाउन ट्रेंड क्या था, रेंज देख लो, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यहाँ से देखो, यहाँ से है, ठीक है, क्या है 61.11, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें सीख चुके हो और आप बिगिनर लेवल से एक अपर लेवल में आ चुके हो। तो बस आपको करना है क्या है, प्रैक्टिस करो जो चीज़ अभी सिखाया गया है आपको, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉड्यूल नंबर 5, इंडिकेटर एंड ओसिलेटर। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज क्या होता है। अगर आप एवरेज देखोगे, मान लो किसी भी नंबर का आपको एवरेज निकालना है। मान लो आप यहाँ पे 3 नंबर है, जैसे 3 + 3 + 3, आपको मान लो इसका एवरेज निकालना है। नॉर्मली इसका एवरेज क्या होगा? अगर हमें सिंपली इसका एवरेज निकालना है तो हमें इसको सिर्फ प्लस करना होगा। प्लस करके जितने नंबर है उतने नंबर से इसको डिवाइड करना होता है, तो हमारा एक नॉर्मल एवरेज आ जाता है। जैसे इस केस में 9 था, 9 को हमने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे इसका एवरेज आ गया 3। ठीक है, ये सिंपल नॉर्मल एवरेज है। ओके, अब बात करते हैं हम कि मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज में भी सेम होता है, लेकिन उसके अंदर एवरेज चेंज होता रहता है। एवरी सिंगल डे डेटा चेंज हो जाता है, सिंपल। ठीक है, तो इस केस में हम 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर मान लो 20 डेज होते हैं। मान लो 1 से लेके 20 डेज होते हैं। अब हर रोज़ इसमें डे चेंज होते हैं, लेकिन ये मूविंग एवरेज के अंदर रहेगा वो 20 डे ही। कैसे कि मान लो आज एक दिन कम हो गया तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक दिन। ठीक है, इसी को हम मूविंग एवरेज कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, इस तरह 20 डेज है, यहाँ तक 20 डे। मान लो यहाँ से एक कम हुआ तो यहाँ पे एक ऐड होता रहेगा, तो इसी को हम मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चार्ट पे समझते हैं कि ये चार्ट पे किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं। तो चार्ट पे राइट नाउ हम निफ्टी का चार्ट लेंगे, ठीक है, तो समझाने के लिए। ओके, तो निफ्टी का चार्ट है, तो इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है आपको। सिंपली यहाँ पे जाना है आपको इंडिकेटर के सेक्शन पे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जैसे ही राइट डाउन करोगे, आप इनमें से सिंपल लिखा हुआ मूविंग एवरेज, उस पर राइट क्लिक करोगे और इस तरह से यहाँ पे एक बैंड सा लग जाएगा। इसी को हम मूविंग एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सेटिंग में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर गियर के आगे इन पे जाना है आपको सिंपली, और यहाँ पे जाके आपको इनपुट के अंदर जहाँ पे लेंथ है 9 है, वहाँ पे आपको इसको 20 करना है। ठीक है, 20, क्योंकि हम 20 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल, और इस तरह से आपको उसको सेव करना है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज लग जाएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज के अंदर अगर मान लो प्राइस मूविंग एवरेज से अबाव है, ठीक है, सिंपली, तो वो कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज से बिलो है, मतलब बेरिश ट्रेंड में है। ओके, मार्केट बेरिश में है, यहाँ पे बेरिश, और मूविंग एवरेज से अबाव, इसका मतलब बुलिश। सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगर हम नेक्स्ट वीडियो की अगर बात करें, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉड्यूल नंबर 5 के इंडिकेटर एंड ओसिलेटर। तो आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मोमेंटम इंडिकेटर के बारे में, जिसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं RSI। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। अगर आप यहाँ पे सिंपली देखोगे मोमेंटम क्या होता है, अगर मोमेंटम की बात करोगे आप, मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड, कि मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और कितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, उसको हम स्पीड को, मार्केट की स्पीड को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं RSI का। और भी इंडिकेटर है, लेकिन हम इस केस में RSI का यूज़ करेंगे, जो सिंपल है, ईजी टू यूज़ है। ओके, ठीक है, और RSI किस तरह से बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और साइडवेज में है। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जो है, मान लो अगर RSI अबाव है 60 से, अगर 60 से ऊपर है मार्केट, RSI अगर 60 से ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में, इसका मतलब मार्केट बुलिश। ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। स्ट्रॉन्ग, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश। अब मान लो RSI है, वो है 40 से बिलो है, मान ले 40 से नीचे है मार्केट अगर, तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। ठीक है, सिंपल।
और RSI अगर मान लो 60 एंड 40 के बीच में है, नीचे बीच में है, तो इसका मतलब है नो ट्रेडिंग जोन, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, ठीक है, नहीं ट्रेडिंग नहीं करते हम इस पॉइंट पे, ठीक है, सिंपल। तो इस रूल को आपको ध्यान देना है। मतलब क्या, अगर RSI 60 से अबाव है, मतलब 60 से ऊपर है RSI, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश। RSI अगर 60 से नीचे है स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है, और सॉरी 40 से नीचे है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश। अगर RSI 60 एंड 40 के बीच में है तो नो ट्रेडिंग जोन, साइडवेज होता है मार्केट, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को चार्ट पे समझेंगे। तो फाइनली हम चार्ट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है इंडिकेटर के सेक्शन पे। इंडिकेटर के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे लिखना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको उस पर टिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग के आइकन, नीचे की तरफ RSI लग जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे आपको गियर का आइकन मिलेगा, सेटिंग आइकन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो इसमें सेटिंग क्या करना है, सिंपल, जो मिडिल बैंड है जहाँ पे 50 लिखा हो उसको अनटिक करना है। ऊपर जहाँ पे 70 है वहाँ पे आपको 60 करना है, जहाँ पे 70 वहाँ पे 60, और जहाँ पे 30 है वहाँ पे आपको 40 करना है, सिंपली। और ये सेटिंग आपको, जैसे ये सेटिंग हो जाएगा आपको क्लिक करना है ओके पे, इस तरह का आपका सेटिंग होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की थी कि RSI अबाव 60, मतलब 60 से ऊपर होगा तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, ठीक है। RSI 60 से ऊपर है, यहाँ पे राइट डाउन देखोगे आप, 60 से अबाव स्ट्रॉन्ग बुलिश। यहाँ पे कैंडल पे भी सेम देखोगे, यहाँ कहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इस पॉइंट से स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है। RSI 40 से बिलो स्ट्रॉन्ग बेरिश, तो यहाँ पे आप 40 से, ये हमने इस पॉइंट पे देखा था, RSI 40 से बिलो स्ट्रॉन्ग बेरिश, यहाँ पे 40 से नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है, ओके। और बिटवीन 40 एंड 60 पे हमने देखा था साइडवेज, तो यहाँ पे देखोगे बिटवीन 40 एंड 60 ये वाला साइडवेज पोर्शन है बीच का, ठीक है। तो इस तरह से आपको RSI का यूज़ करना है मार्केट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और इस चीज़ को हम आगे अपने लर्निंग के प्रोसेस के अंदर आगे हम सीखेंगे किस तरह से इसको ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना है, किस तरह से आप इसकी मदद से ट्रेड लोगे, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल है, और भी आप चीज़ें देख सकते हो, जैसे 60 से अबाव स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है। यहाँ पे प्राइस पे भी देखो 60 से अबाव स्ट्रॉन्ग बेरिश, और सॉरी स्ट्रॉन्ग बुलिश, सॉरी फॉर दैट, 60 से अबाव स्ट्रॉन्ग बुलिश। और एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखो आप, इस पॉइंट से 60 से अबाव स्ट्रॉन्ग बुलिश, 60 से अबाव स्ट्रॉन्ग बुलिश, यहाँ तक बुलिश है, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे देखो साइडवेज भी है, ये पोर्शन साइडवेज मतलब कंसोलिडेशन फेज में, ठीक है, साइडवेज यहाँ पे देखोगे आप, ये है साइडवेज, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। और एग्जांपल है 60 से अबाव स्ट्रॉन्ग बुलिश, अबाव स्ट्रॉन्ग बुलिश, 40 से नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश, 40 से नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है। और बिटवीन 40-60 कंप्लीटली साइडवेज। तो आप फाइनली आप समझ चुके हो किस तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम का यूज़ किया जाता है, RSI का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से बोलिंजर बैंड का साथ में यूज़ किया जाता है, जो है वोलेटिलिटी इंडिकेटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। स्टॉक ट्रेडिंग एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है और यह किस तरह से काम करता है। तो लेट्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज होता क्या है। तो मूविंग एवरेज का यूज़ हम बेसिकली ट्रेंड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि वो ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है। मार्केट के अंदर बहुत सारे मूविंग एवरेज है, जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल मूविंग एवरेज। पहले हम मूविंग एवरेज को समझते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको एवरेज समझना पड़ेगा कि एवरेज क्या होता है, फिर उसके बाद हम मूविंग एवरेज को समझेंगे। सबसे पहले आप एवरेज को समझो। देखो, मान लो ये 5 है प्लस 5 प्लस 5, तो मुझे इसका एवरेज निकालना है। कैसे होगा, जितने भी नंबर होंगे उनको टोटल करके और वो कितने नंबर में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 का निकाल रहा हूँ, मान लो 3 नंबर का निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको 3 से ही डिवाइड करूँगा। अगर मान लो ऊपर 10 नंबर है तो 10 नंबर को टोटल करके वो 10 से ही डिवाइड होगा। ओके, तो ये सिंपल एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 नंबर थे तो 3 नंबर का कितना हो गया 15, और नंबर कितने थे 1 2 3, ये टोटल 5 5 15 हो गए। और इन कितने नंबर थे 1 2 और 3, तो 3 थे, तो इसका हमने एवरेज निकाला। तो कितना एवरेज निकलेगा 5 थी 15, तो 5 एवरेज आ गया, इसका एवरेज नंबर आ गया 5। ओके, तो आप ये चीज़ समझ गए। तो ये सिंपल एवरेज था। उसी तरह
हम निकालेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब कैसे, अभी हम 20 मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो 20 मूविंग एवरेज कैसे होगा, देखो मैं एक बार इसको क्लीन करता हूँ। तो 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करने वाले हम। तो 20 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि मूविंग एवरेज मूव कर रहा है वो, क्योंकि मूव करने का मतलब ही क्या है कि देखो आप मार्केट के अंदर प्राइस एवरी सिंगल डे मूव होता है, हर 5 मिनट में मूव होता है, हर 15 मिनट में मूव होता है। अगर आप टाइम फ्रेम को देखोगे 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, हर पीरियड के अंदर प्राइस मूव हो रहा है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, मूव किस तरह हो रहा है देखो, अभी हम मान लो 20 मूविंग एवरेज के यूज़ कर रहे हैं, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 है। अब मुझे इस 20 नंबर का ही निकालना है, तो ये क्या टोटली 20 हो गया इसका। ठीक है, और इसको मैं 20 से डिवाइड कर दूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा इसका। ठीक है, अब मूविंग एवरेज, जो हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं वो एवरी सिंगल डे चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है मूविंग एवरेज में, मान लो जो एवरी सिंगल डे चेंज हो रहा है, तो यहाँ से एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन कम हो गया मूविंग एवरेज के अंदर, और एक दिन आगे बढ़ गया क्योंकि डे मूव हो रहे हैं। ऐसे ही ये मूविंग एवरेज कंटिन्यू चलता रहेगा। मान लो एक कम हो गया, फिर एक बढ़ गया, एक कम हो गया, एक बढ़ गया, इस तरह। तो ये 20 कंप्लीटली 20 ही रहेंगे, लेकिन ये टाइम फ्रेम चेंज होता रहेगा। ओके, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज था जो हम यूज़ करेंगे आज। इतना आपको समझ आ चुका होगा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंपल मूविंग एवरेज से। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट ऑफ मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट कब होगा, तो वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। कुछ फैक्टर क्या है, एंगल, लेंथ और नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट। ठीक है, यही सेम चीज़ें ट्रेंड लाइन के अंदर भी काउंट होंगे, यही सेम चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर भी काउंट होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, सीखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्या चीज़ है, सबसे पहले एंगल, कि मतलब मूविंग एवरेज का एंगल क्या है, 45 डिग्री है, वो मान लो 65 डिग्री है, या 85, या मान फॉर एग्जांपल 85 है, या 80 के आसपास डिग्री है। तो ये एंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंगल हो गया। उसके बाद है लेंथ। लेंथ डिफाइन करेगा कि वो कितने दिन का मूविंग एवरेज है। फॉर एग्जांपल मान लो वो 20 दिन का है, और फॉर एग्जांपल मान लो वो 1 मंथ का। आप चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये वेरी करेगा। मान लो अगर आप 1 मंथ का चार्ट देख रहे हो, तो 1 मंथ का मूविंग एवरेज होगा वो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होगा। अगर उसके साथ कंबाइन होगा, देखो 1 मंथ का मूविंग एवरेज है, उसके साथ कंबाइन हो गया वो 1 मंथ का लेंथ हो गया, उसका 1 मंथ का मूविंग एवरेज का लेंथ हो गया, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट ज़्यादा है, और उसका एंगल भी 45 डिग्री है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है, 3 पॉइंट को आपको ध्यान देना ही देना है। क्या है, एंगल, लेंथ और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितने मंथ का है वो, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, लेंथ और एंगल। ओके, देखो एंगल, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट और ड्यूरेशन मतलब लेंथ, आपको इन 3 चीज़ का ध्यान देना है। मूविंग एवरेज के अंदर भी यही चीज़ काम आएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर भी ये चीज़ काम आएगा, और ट्रेंड लाइन के अंदर भी ये चीज़ काम आएगा। ओके, तो आपको इन चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक चीज़ और, अबाउ सिंपल मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, मतलब मूविंग एवरेज के प्राइस अगर ऊपर है तो वो बुलिश है। ठीक है, मूविंग एवरेज से अगर प्राइस नीचे है तो बेरिश है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट और एंगल, आप ध्यान देना एंगल क्या है। एंगल 45 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट, और एक चीज़ और कि सिंपल मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये भी काम करता है, ट्रेंड लाइन भी काम करता है, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो भी काम करते हैं। ठीक है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, और मूविंग एवरेज भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आप सीख चुके हैं, यहाँ ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। काम क्या कर रहे हैं, एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे सेम एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एंगल क्या है, 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी सेम है, असेंडिंग ट्राइंगल है, मतलब एक पर्टिकुलर असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और यहाँ पे है डिसेंडिंग ट्राइंगल, मतलब डायरेक्ट गिर रहा है, नंबर ऑफ इसमें टचिंग पॉइंट है नहीं इसमें, तो आपको ये भी ध्यान देना। और एक बात और कि जो एंगल है, एंगल मान लो अगर 45 डिग्री है और 45 डिग्री के ऊपर ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, ये एडिशनल है, मैंने इसके अंदर डाल नहीं रखा, बस मैं आपको थोड़ा सा एडवांस सिखाना चाह रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दो। अगर मूविंग एवरेज 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है, लाइक फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल के ऊपर है, नंबर ऑफ 45 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ, 45 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट है, यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टचिंग पॉइंट। ठीक है, समझ जाना। साथ में इसका लेंथ भी है, लेंथ भी अच्छा खासा है। लेंथ मतलब कितना है, मान लो अप्रैल से लेके ये सितंबर में हो, मतलब 1 मंथ का लेंथ है, पूरा 1 मंथ है पूरा मूविंग एवरेज, तो 1 मंथ का है। तो इस तरह से आप इसको एक नंबर दे सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मान लो इसी की जगह अगर
एंगल 45 डिग्री ही होता सेम, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते और लेंथ उसका ड्यूरेशन मतलब वो भी बहुत ज़्यादा होता, मतलब 1 ईयर का होता। और वो ब्रेक करता, अगर वो ब्रेक करता तो मान लो मेजर ट्रेंड चेंज होता उस समय, ठीक है। आपको ये बात ध्यान देना है। ये स्टीप ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, एक स्टीप ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल स्टीप मूविंग एवरेज, सॉरी मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन सेम ही है लगभग, तो थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूज। तो यहाँ पे एक स्टीप मूविंग एवरेज है, स्टीप का मतलब बिल्कुल एक परपेंडिकुलर है, 80 और 85 के बीच का है। अगर वो ब्रेक होता है तो सेम है, ट्रेंड लाइन वाली टॉपिक को याद करना, तो सेम चीज़ यहाँ पे काम आएगा। अगर वो ब्रेक करता है तो आपको उस समय क्या करना है, अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक करना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसके बाद मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइड में जाता है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ थी, तो आपको करना है क्या है, बस आपको चार्ट देखना है, जो चीज़ अभी आपने सीखा उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और हो सके तो इस वीडियो को 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन एक बार इस चीज़ के साथ फ्रेंडली हो जाओगे तो ईजी टू यूज़ होगा। ओके, तो सिंपल था। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप सिंपली स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो एक सिंपल फॉर्मूले का यूज करके। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम यूज करने वाले हैं 1% रूल, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज का कैपिटल है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका कैपिटल हो गया 1 लाख का कैपिटल है, तो 1% रूल के अकॉर्डिंग आप सिर्फ इस पे 1% का रूल ही लोगे। आप चाहे जितने ट्रेड इनिशिएट करोगे, मान लो 1 लाख के अंदर आप सिर्फ 1% का रूल लोगे, तो 1 लाख का 1% कितना होता है, 1000 रुपये। तो आप 1000 रुपये का रिस्क लोगे पर ट्रेड पे, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल 1000 है, यहाँ पे कैपिटल 1 लाख है, तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेना और उसका 1% का रिस्क लेना है। ये तो हो गया सिंपल, हमें रिस्क कितना लेना है, 1000 रुपये का। लेकिन हमें इसी रिस्क के अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है, अब वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टॉक है XZY के नाम से एक स्टॉक है, ठीक है। तो जिसका एंट्री पॉइंट, अगर आप एंट्री पॉइंट यहाँ पे देखोगे, जिसका एंट्री, ठीक है, मैं एंट्री लिख रहा हूँ, एंट्री पॉइंट है मान लो 400 रुपये, ठीक है। जिसका एंट्री पॉइंट है मान लो 400 रुपये, और जिसका स्टॉप लॉस है मान लो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 380 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए का डिफरेंस है, अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 रुपये का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। स्टॉप लॉस के बीच में 20 रुपये का डिफरेंस है, ओके, ठीक है। तो उस डिफरेंस को, ठीक है, तो अब आपने पर ट्रेड आपका रिस्क फिक्स है कि मान लो आपने पर ट्रेड आपने जो रिस्क लिया था वो 1000 रुपये का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट करोगे, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, 1% रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करने के कैसे है कि मान लो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, रिस्क पर ट्रेड, मतलब कितना है रिस्क पर ट्रेड, 1% का रिस्क लेना है, ठीक है। तो इस केस में आपका 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर कितना होगा, 20 रुपीज़। जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखा, और उसको आपको 20 से डिवाइड करना है। जैसे आप 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 50 शेयर खरीद सकते हो सिंपली, ठीक है। तो आप यहाँ पे 50 शेयर नॉर्मली खरीद सकते हो। तो ये होता है एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट 1% रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको सिंपल यही फॉर्मूला यूज़ करना है, आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हो। तो अगर आप ये फॉर्मूला का यूज़ करोगे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, 1% का रूल के अकॉर्डिंग, और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाओगे और एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मार्केट के अंदर बना पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो से समझ आ गया कि किस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है विद अ सिंपल रूल के अकॉर्डिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉड्यूल नंबर 8, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, मान लो आप एक दिन के अंदर ही किसी भी स्टॉक को खरीद के और उसको बेचते हो, तो उसी को हम इंट्राडे कहते हैं, ठीक है। इंट्राडे का मतलब ही क्या होता है कि मान लो आप कुछ पैसे, मतलब थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए आप सुबेरे बाय करते हो और शाम को बेच देते हो, ठीक है। तो उसी को हम इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व बाय एंड सेलिंग स्टॉक विद इन द सेम डे। हमने अभी बात करी थी कि मतलब सेम डे, एक दिन के अंदर ही बाय करके सेल करना, हम उसी को इंट्राडे कहते हैं। क्यों करते हैं हमें ऐसा, विद स्मॉल प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो उसी को हम इंट्राडे कहते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के अंदर हमें क्या चीज ध्यान देना है कि स्टॉक के अंदर हाई वॉल्यूम होना चाहिए और वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज हमें ध्यान देना, बाकी चीज आप इसमें हम चार्ट पे समझेंगे बाकी चीज, ठीक है। तो लेट्स गो गाइस, हम बढ़ते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे हम फाइनली आ चुके हैं। तो आपको इसके अंदर 2 चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बॉलिंजर बैंड,
और दूसरा यूज़ करेंगे हम RSI। RSI किस लिए? मोमेंटम का पता करने के लिए कि मार्केट के अंदर मोमेंटम है या नहीं है। और बोलिंजर बैंड का यूज़ करेंगे हम वोलेटिलिटी का पता करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होना चाहिए सिंपली। और उससे पहले आपको एक काम करना है कि आपको अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करके रखना है। सपोर्ट के पास तो आपको बाय करना है और रेजिस्टेंस के पास आपको सेल करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। रेजिस्टेंस के अगर मान लो रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में है तो आपको कभी भी बाय नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना बस। तो आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, फिर से बता रहा हूँ मैं, RSI टाइप करोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आप लगाओगे फर्स्ट, फिर उसके बाद आप लगाओगे सेकंड, सॉरी फॉर दैट, आप सेकंड लगाओगे, उसके बाद बोलिंजर बैंड, ठीक है, यहाँ पे लग चुका है। तो फाइनली हमारा चार्ट रिफ्रेश हो चुका है। तो आप ये देखोगे बोलिंजर बैंड और RSI की वही सेटिंग रखनी है आपको जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम। तो मान लो आपने सब चीज़ रख रखा है, तो आपको एंट्री कैसे लेना है मान लो, ठीक है। एंट्री किस तरह से लेना है? एंट्री लेने के लिए आपको कुछ पॉइंट का ध्यान देना है। जैसे कि मान लो कि RSI को जैसे ही बोलिंजर बैंड को ब्रेक करेगा कैंडल, ये मान लो बाहर की तरफ ब्रेक करेगा, ये आपका अलर्ट कैंडल होगा। साथ में ही वो 40 को ब्रेक करना चाहिए। अगर बेरिश ट्रेड है तो 40 को ब्रेक करना चाहिए साथ में ही, ठीक है। तो इस केस में RSI ने बोलिंजर बैंड को ब्रेक किया, बाहर की तरफ आगे कैंडल, अलर्ट कैंडल के लो के नीचे हमारा एंट्री पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे हमारा एंट्री होगा। और ये भी RSI भी ब्रेक कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगा और जो अलर्ट कैंडल था, इस केस में ये अलर्ट कैंडल था, तो इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एंट्री प्लान करोगे नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली ये ट्रेड जब तक चलेगा जब तक मान लो ये कैंडल अंदर की तरफ क्लोज नहीं होता। मान लो जैसे ये कैंडल अंदर की तरफ क्लोज, अगर बैंड के बाहर है तो आप ट्रेड में बने रहोगे, उसको ट्रेल करते रहोगे, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करोगे आप उसको, ठीक है। और जैसे ही ये अंदर क्लोज हो जाएगा आप उस पॉइंट पे एग्जिट कर दोगे, जैसे इस पॉइंट पे आपने एग्जिट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सिंपल सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। ये शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए था, ठीक है। और ट्रेलिंग का बताओ, और ट्रेलिंग का अगर समझोगे आप, ट्रेल किस तरह से करना है। मान लो आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, इस पॉइंट पे शॉर्ट किया, और यहाँ से जैसे ये कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल भी बन गया, फिर आप मान लो इस कैंडल का ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाओ, फिर इस तरह से आपको ट्रेल करना है, ठीक है। एग्जिट मैंने आपको बता ही दिया, अगर बैंड के अंदर क्लोज होगा तो आपको एग्जिट करना है, सिंपल। अब हम लॉन्ग ट्रेड के लिए देखेंगे, सेम लॉन्ग ट्रेड के लिए भी रहेगा कि मान लो RSI अबाव होना चाहिए 60 से, मान लो 60 से जैसे अबाव होगा, बैंड से बाहर कैंडल स्टिक होना चाहिए, जैसे इस केस में बैंड से बाहर था, ठीक है। ये जो बैंड से बाहर कैंडल था ये अलर्ट कैंडल था, अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एंट्री होगा, जैसे इस पे हमारा एंट्री, और अलर्ट कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, सिंपल यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। और जैसे ही कैंडल बैंड के अंदर क्लोज होगा हमारा एग्जिट हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। स्टॉक ट्रेडिंग एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से हम मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है हमारा, मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस कैसे करना है अपने को, तो इसका एक फ्रेमवर्क है जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो फ्रेमवर्क क्या है, मार्केट, सेक्टर एंड स्टॉक। तो इसके अंदर आपको क्या समझने को मिल रहा है कि सबसे पहले हमको मार्केट देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जो मार्केट के अंदर है, इंडेक्स होता है अपने निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, तो ये अपने मार्केट होते हैं। फिर उसके बाद सेक्टर, तो बहुत सारे सेक्टर हैं, उनमें से कुछ नाम है जैसे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, निफ्टी फाइनेंस सर्विस हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया। तो ये सारे सेक्टर्स हैं और उसके अंदर होते हैं स्टॉक, जैसे जिंदाल स्टॉक हो गया, हेवल हो गया, M&M हो गया, ये सारे स्टॉक्स होते हैं। तो इसी को हम एनालिसिस की तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मार्केट, तो मार्केट को देखते हैं हम क्या है। मार्केट में हमारे पास 2 है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे मैंने और सेंसेक्स नहीं लिया है एक बार के लिए, क्योंकि मेजरली जो एनालिसिस किया जाता है वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ही किया जाता है। तो अभी हम इसी के रेफरेंस से हम आगे अपने ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। ओके, तो हमारे पास क्या है, निफ्टी 50 है, फिर उसके बाद है और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी 50 हो चुका है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी। अब हम देखेंगे सेक्टर क्या था हमारे पास। सबसे पहले मार्केट, तो हमने मार्केट में क्या देखा, मार्केट के अंदर है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। सेकंड नंबर पे है सेक्टर। तो सेक्टर कितने हैं, देखो यहाँ पे टोटली 10 सेक्टर को मैंने हाईलाइट किया है जो मेजरली ट्रेड किया जाता है, और इसी का आपको एक PDF मिलेगा जिसके अंदर आपको ऑलरेडी स्टॉक्स वगैरह ऐड होंगे। तो आपको बस उस PDF को ही फॉलो करना है। अभी जो भी आप स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग, तो बस आपको वो PDF फॉलो करना है, दैट्स इट। उसके अंदर से आपको अपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसको ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे क्या है, सेक्टर के अंदर क्या है, निफ्टी फाइनेंस सर्विस है, निफ्टी इंफ्रा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, और निफ्टी FMCG है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी मीडिया,
और निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी। तो अब हम देखेंगे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम। जब भी आप एनालिसिस करोगे तो हमेशा एक याद रखना, बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है। कैसे? मंथली, वीकली, डेली और आवरली। आवरली आप जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ 3 टाइम फ्रेम कवर करेंगे, मंथली, वीकली, डेली। और अगर आपको जाना है तो आप आवरली को भी चेक कर सकते हो, तो आवरली। तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से? मार्केट से। तो मार्केट को स्टार्ट करेंगे। मार्केट का आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये मंथली चार्ट है, निफ्टी का मंथली चार्ट है। यहाँ पे मंथली चार्ट में आपको दिख रहा होगा। आपको देखना क्या है, तो ये चीज़ मैंने बता तो दिया आपको कि 3 टाइम फ्रेम चेक करना है आपको, मंथली, वीकली और डेली। लेकिन आपको इसमें देखना क्या है? आपको इसके अंदर देखना है जो आपने पीछे प्रीवियस जो सीखा है आपने, क्या? मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स और साथ में RSI। ये 4-5 चीज़ें आपको देखनी है। क्या है? मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स और RSI। तो ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर देखना है। और कैंडलस्टिक्स के बारे में एनालिसिस करने से पहले ये चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो हम ऊपर से स्टार्ट करें, आप कैसे भी कर सकते हो। तो कैंडलस्टिक्स अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो क्या है? ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मूविंग एवरेज अबाव है, 60 से अबाव है। मूविंग एवरेज अबाव है मतलब मूविंग एवरेज से प्राइस अबाव है। अबाव मूविंग एवरेज मतलब बुलिश है प्राइस। साथ में 60 से अबाव है RSI की प्राइस। तो हम जैसे ही हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और साथ में कैंडलस्टिक, RSI, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके एक व्यू बनाएंगे। व्यू क्या? कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज, इन 3 में से 3 व्यू बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि देखो प्राइस भी बुलिश है, मूविंग एवरेज से अबाव है प्राइस, साथ में RSI 60 से अबाव है। तो क्या है? मंथली बुलिश है। तो यहाँ पे है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के अंदर भी हम सेम चीज़ें वही चीज़ देखेंगे। क्या? सबसे पहले प्राइस है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बुलिश है। ठीक है, प्राइस बुलिश हो गया। तो यहाँ पे प्राइस बुलिश, मूविंग एवरेज से अबाव है, RSI 60 से अबाव है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो वीकली भी सही है, बुलिश है, मतलब हमारा व्यू क्या बन रहा है? बुलिश है वीकली भी। ठीक है, अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी यही चीज़ सेम है कि यहाँ पे आपको देखना है क्या है। यहाँ पे अभी रेड कैंडल बन रहा है डेली के अंदर। देखो डेली के अंदर अभी रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो एक ये कैंडल के अंदर अगर देखोगे तो क्या है? थोड़ा सा बेरिश साइन लग रहा है। मूविंग एवरेज देखो तो बुलिश दिखा रहा है, RSI देखो तो बुलिश दिखा रहा है। तो आपका व्यू क्या बनेगा इसके अंदर? इसके अंदर आपका व्यू बनेगा बुलिश। आपको जो चीज मैंने बताई उसको फॉलो करना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, मूविंग एवरेज और साथ में RSI। इन चारों में से आपको सबसे ज्यादा साइन किस चीज का दिखा रहा है? बुलिश का। क्योंकि देखो मूविंग एवरेज बुलिश का साइन दिखा रहा है, RSI बुलिश का साइन दिखा रहा है, सिर्फ कैंडलस्टिक ही दिखा रहा है एक बेरिश का। तो एक चीज बेरिश है, बाकी चीज बुलिश है, ज्यादा बुलिश की तरफ है। तो आप किस तरफ जाओगे? बुलिश की तरफ। ठीक है, आप इस तरह से अपने व्यू बनाओगे। तो ये हमने क्या क्या देखा कि निफ्टी 50 का मंथली चार्ट देखा। मंथली चार्ट के अंदर सारी चीजें सही थी, मंथली, वीकली में भी सही थी और डेली में भी सही थी। तो ये हो गया मंथली, मतलब निफ्टी का आपका व्यू बन चुका है। और आप एक बात ध्यान रखना, जो मार्केट किस तरह से काम करता है, 40% होता है मार्केट, सेक्टर होता है 40% और 20% स्टॉक होता है। अगर मान लो मार्केट सही है, सेक्टर सही है और फिर आपने एक सही स्टॉक पिकअप किया है, मोस्ट ऑफ द चांस आपका स्टॉक वो चलेगा। लेकिन क्या रहेगा, अगर मान लो मार्केट खराब है, सेक्टर भी खराब है और आपने ट्रेड करने के लिए स्टॉक के अंदर एंटर हो गए, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट भी सही हो, सेक्टर भी सही हो, फिर स्टॉक के अंदर एंट्री लेना है। ये चीज़ हो चुका है। तो अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ अप्लाई होगी मंथली, वीकली और डेली। तो मंथली के अंदर वही चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे कैंडलस्टिक क्या है, मूविंग एवरेज क्या चल रहा है। देखो कैंडलस्टिक यहाँ पे क्या है? ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मूविंग एवरेज से अबाव है प्राइस, तो मतलब बुलिश है। RSI 60 से अबाव है, मतलब बुलिश है। तो क्या है मंथली का व्यू क्या बना आपका कि प्राइस मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है मंथली के अंदर। साथ में अब हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली के अंदर क्या है? सेम चीज। तो यहाँ पे देखो कि ये एज अ चेंज इन पोलैरिटी का काम कर सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अभी क्या है, प्राइस के अंदर अभी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ऊपर। तो प्राइस में आपको बेरिश बता रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज क्या है? बुलिश, RSI बुलिश। तो हम बुलिश की तरफ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बुलिश है अभी। साथ में हम देखते हैं आप डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम चीज़ है वही कि अभी देखो ये है एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट की तरह बाउंस बैक कर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो प्राइस की बात करें तो प्राइस तीनों टाइम फ्रेम पे नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन बाकी चीज़ क्या है? मूविंग एवरेज बुलिश दिखा रहा है और RSI भी बुलिश दिखा रहा है। तो हम बुलिश की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? बैंक निफ्टी का भी व्यू हमारे लिए बुलिश है। तो हमने क्या अभी सीखा कि मार्केट, हमने देख लिया कि मार्केट कैसा चल रहा है। हमने यहाँ पे मार्केट के बारे में सीख लिया कि मार्केट का व्यू क्या है, कि बुलिश है अभी मार्केट का व्यू। तो ये एनालिसिस हमने मार्केट का कर लिया। अब मार्केट का खत्म हो चुका है, तो अगली बारी किसकी है? सेक्टर को देखना है हमें। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 40% मार्केट का होता है। ठीक है, 40% होता है सेक्टर का
ठीक है। और उसके बाद 20% स्टॉक होता है जिसमें आप ट्रेड करोगे, कोई से भी स्टॉक हो सो उसमें 20% होता है। तो अगर आपको ये ध्यान देना है, अगर ये सही है और ये ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ आप 60% ही आपके ट्रेड चलेगा, 60% ही, ठीक है। और अगर ये तीनों सही होता 100% आपके शेयर चलने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अब हम एनालिसिस करेंगे सेक्टर का। सेक्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे थे, तो अब उसको हम देखते हैं सेक्टर को। चलो, तो अब हम आ चुके हैं सेक्टर के अंदर। तो सेक्टर के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंस सर्विस। तो हमारे पास है फाइनेंस सर्विस, तो फाइनेंस सर्विस को देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फाइनेंस सर्विस के अंदर। सेम चीज़ है, सेम वही टाइम फ्रेम रहेगा तीनों के अंदर। देखो ये टाइम फ्रेम है मंथली, मंथली सेम वही चीज़ देखना है, मंथली, वीकली और डेली लिख भी रखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको सेम चीज़ वही देखना है। क्या है, प्राइस, मूविंग एवरेज, RSI और कैंडल स्टिक, ठीक है। ये चीज़ें चेक करना है आपको। देखो प्राइस क्या है, ऑल टाइम हाई पे है, मतलब बुलिश है। मूविंग एवरेज से अबाव है, बुलिश है। साथ में RSI 60 से अबाव है, बुलिश है। तो तीनों साइन क्या बता रहे हैं, बुलिश, ठीक है। तो चारों साइन हमारे बता रहे हैं कि ये बुलिश है। मंथली बुलिश हो गया, वीकली में भी सेम है, ऑल टाइम हाई, मूविंग एवरेज, RSI अबाव 60, मूविंग एवरेज से अबाव, प्राइस अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब बुलिश है ये भी। वीकली भी बुलिश, और साथ में डेली के अंदर, मतलब अभी हमने इंडेक्स का चार्ट चेक किया तो उसके अंदर भी बेरिश साइन थे, यहाँ पे भी कैंडलस्टिक बेरिश पैटर्न बना रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज से अबाव है, बुलिश है इसलिए, और RSI से भी अबाव है तो मतलब बुलिश है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसी तरह से आपको सारे सेक्टर का एनालिसिस करना है, देखो इसी तरह। और इसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग सेक्टर सेलेक्ट करना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप समझो, देखो कैसे कि मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया, अभी मैंने आपको दिखाया ये फाइनेंस सर्विस का हो गया। तो आप इसको नंबर दो। नंबर किस तरह कि मैंने इसको एनालिसिस कर लिया कि भाई इसके अंदर ये भी ठीक है, इसके अंदर ये ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या ठीक नहीं है, कैंडल ठीक नहीं है। तो मान लो मैं इसको 5 नंबर दे रहा हूँ, हाईएस्ट नंबर 5, इसको ही 5, इसको मैं लेकिन 3 दूंगा या 4 दूंगा, मैं इसको 4 दे दिया नंबर, ठीक है, नंबर दे दिया। अब यही चीज़ मैं बाकी सारे सेक्टर को भी एनालिसिस करूँगा। अब मान लो मैं बाकी सारे सेक्टर को भी एनालिसिस करता हूँ, फॉर एग्जांपल वेट अ सेकंड, मान लो मैं बाकी सारे जैसे इंफ्रा का हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल का हो गया, FMCG का हो गया, तो चलो हम इन सब का भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइनेंस सर्विस के कर लिया। अब हम इसको ये करते हैं, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तीनों ठीक है। देखो कैसे, सेम चीज़ है, अभी आप समझ चुके, इसमें क्या देखे, कैंडलस्टिक ऑल टाइम हाई पे है, मूविंग एवरेज से अबाव है, साथ में RSI अबाव है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सही है। 5 नंबर इसमें भी ऑल टाइम हाई, ग्रीन कैंडल, प्लस मूविंग एवरेज से अबाव, RSI से अबाव, सॉरी RSI से अबाव, मूविंग एवरेज से अबाव, सेम इसी में भी सेम चीज़, यही सेम चीज़ सेम। तो इसको मैं 5 नंबर दूंगा। तो ये क्या है, मेन सेक्टर हो गया। पहले वाले सेक्टर में हमारे डेली कैंडल पे, डेली में जो कैंडल था वो रेड था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है, मतलब क्या है, उस सेक्टर से ये सेक्टर अच्छा चल रहा है, मतलब जो फाइनेंस सर्विस है उससे अच्छा चल रहा है निफ्टी इंफ्रा। तो आप निफ्टी इंफ्रा के स्टॉक देखोगे, ना कि फाइनेंस सर्विस के, ठीक है। तो निफ्टी इंफ्रा के आपको जो लिस्ट मिलेगा उसके अंदर सारे सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आप निफ्टी इंफ्रा खोलोगे तो निफ्टी इंफ्रा के अंदर होंगे, अगर आप निफ्टी फाइनेंस सर्विस खोलोगे तो उसके अंदर निफ्टी फाइनेंस सर्विस के स्टॉक्स होंगे। तो बस आपको करना क्या है, आपको बस इसी तरह से एनालिसिस करना है एवरी सिंगल डे। लेकिन जो आपको सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो सिस्टम सिखाया जाएगा एंट्री और एग्जिट, उसके अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन एनालिसिस एवरी सिंगल डे करना है आपको, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ चुके हो। तो अब आगे हम फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, सेम एनालिसिस है, वही आपको सेम चीज़ करना है कि देखो ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, मूविंग RSI अबाउ 60, मूविंग एवरेज अबाउ है, कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक के पैटर्न, मंथली बुलिश है, लेकिन वीकली यहाँ पे कंसर्न होगा। देखो ये खराब है, इसका भी डेली का खराब है, रेड कैंडल पिछले वाले रेजिस्टेंस से नीचे है, RSI अबाउ है लेकिन मूविंग एवरेज अबाउ है, तो इसमें क्या है, वो खराब हो गया, एक चीज़ खराब है, कैंडलस्टिक खराब हो गया, इसमें भी कैंडलस्टिक खराब होता है। ये सेक्टर क्या होता है कि आपके लिस्ट से ही बाहर चला जाता है। इस तरह से आप सारे इंडेक्स, मतलब इस तरह से आप जितने भी सेक्टर है उन सबका एनालिसिस करोगे और उनमें से बेस्ट सेक्टर को सिलेक्ट करोगे और उसमें से भी आप बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट करोगे। आप मान ले हमारे लिस्ट से कट गया क्योंकि ये नीचे है, या इसमें दोनों टाइम फ्रेम में भी, इसमें भी बेयरिश साइन है, तो अभी हमारे पास सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है, वो है निफ्टी इंफ्रा। तो अभी हमने एक निफ्टी इंफ्रा सेलेक्ट कर रखा है हमने, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। निफ्टी इंफ्रा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल के बाद FMCG, इसके अंदर भी सेम रेड कैंडल ऑल टाइम हाई पे नहीं है, रेड कैंडल ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन मंथली ठीक है, तो ये भी कट गया, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट सेक्टर देखना है। ये भी सेक्टर रेजिस्टेंस पे है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप समझा होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस पे है दोनों, ये भी रेजिस्टेंस पे है, तो ये भी हमारे सेक्टर हमारे लिस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ आगे हम देखेंगे, फार्मा ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ये भी ऐसा ही है, देखो एज अ रेजिस्टेंस पे है, डेली पे, वीकली में भी रेजिस्टेंस पे है,
लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे मंथली, लेकिन मंथली ठीक है, लेकिन डेली और वीकली ख़राब है, तो हमारे लिए ये भी सेक्टर हमारे काम का नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। अब हमारे एनर्जी भी एज अ रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये भी हमारे लिस्ट में नहीं रहेगा। ओके ठीक है, एनर्जी भी चला गया। तो अब हमारे पास क्या है, ऑटो देखेंगे हम। ऑटो क्या है, ऑटो ऑल टाइम हाई पे है, देखो ऑटो ऑल टाइम हाई पे, कैंडल देखो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम अगर हम इसी की तरह देखेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे, सेम ये ऑल टाइम हाई पे कैंडल बन रहा है, और ये ऑल टाइम हाई पे है, और रजिस्टेंस से ऊपर जा चुका है, देखो प्राइस ऊपर है ना ये, ठीक है। मूविंग एवरेज RSI अबाउ 60 है, और साथ में मूविंग एवरेज से भी अबाउ है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ पे। साथ में हमने एक 2 सेक्टर सेलेक्ट कर लिया, क्या क्या, और निफ्टी ऑटो हो गया और एक निफ्टी इंफ्रा हो गया, ये 2 सेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सो देखो, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं स्टॉक किस तरह से मिलेंगे। तो हमने क्या सेलेक्ट किया था, सबसे पहले ऑटो, तो यहाँ पे ऑटो है, ये देखो ऑटो, और उसके बाद क्या है इंफ्रा, ये 2 सेक्टर हो चुके हैं। इसके अंदर स्टॉक्स मिलते हैं आपको, जो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आपको ट्रेड उसमें से ही सिलेक्ट करके लेना है। तो सबसे पहले हमने मार्केट एनालिसिस किया, जिसके अंदर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया, जो हमें बुलिश साइन शो कर रहे हैं, मतलब हमें बुलिश स्टॉक ढूंढने हैं, लॉन्ग के लिए हमें स्टॉक ढूंढने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर उसके बाद हमने सेक्टर का एनालिसिस किया, तो सेक्टर के अंदर हमें सारे सेक्टर को एनालिसिस करने के अंदर 2 सेक्टर सबसे अच्छे थे, कौन से थे, इंफ्रा और ऑटो। अब हम उनके अंदर जाके स्टॉक ढूंढेंगे, उनके अंदर सेम प्रोसेस रहेगा कि हम ऑटो के अंदर गए, ऑटो के अंदर ये लिस्ट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट है। अब इनमें से भी आपको वही चीज सेम प्रोसेस करना है, क्या, देखो ये हमने अशोक ले का चार्ट ले लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख चुके, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, और फिर आपको स्टॉक ढूंढने हैं, क्या, सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करना है, कि मंथली में देखना है आपको क्या खराब है, तो यहाँ से देखो मंथली, फिर इसके बाद वीकली, फिर इसके बाद डेली। तो इस तरह से आपको सारे स्टॉक ढूंढने हैं, स्टॉक, और जैसे आपको बेस्ट स्टॉक मिलेंगे आपको उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस का प्रोसेस, किस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉड्यूल नंबर 8, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी होता क्या है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है आप मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हो। सिंपली जैसे अगर मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है तो आप अप ट्रेंड में लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो। और यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन को देखोगे, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का मतलब है मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, अप ट्रेंड में खरीदे और डाउन ट्रेंड में बेचे। और यहाँ पे इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी मीन ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट ट्रेंड, बाय इन अप ट्रेंड एंड सेल इन डाउन ट्रेंड टू प्रॉफिट फॉर प्राइस मोमेंट। ओके, सिंपल सेमी। अब ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स है जो हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें फॉलो करने हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी रूल्स, सबसे पहला रूल क्या है, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन आपको ये स्ट्रेटजी उसी में अप्लाई करना है जो ब्लू चिप स्टॉक्स है या लार्ज कैप स्टॉक्स है। लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक दोनों सेम होते हैं, बस अगर एग्जांपल देखें लार्ज कैप का, जिसका कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो वो ब्लू चिप कंपनी मानी जाती है, ठीक है, सिंपल। एंट्री का कंडीशन क्या है, एंट्री कब लेना है, बाय एवरी मंडे, आपको सिर्फ मंडे को ही एंट्री लेना है, कोई भी और डे को एंट्री नहीं लेना है, मंडे को ही एंट्री लेना है, ठीक है। और एंट्री के अंदर भी क्या कंडीशन है, RSI अबाउ 60, जो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा है कि अगर RSI 60 से अबाव है तब बुलिश है, मतलब RSI अगर 60 से अबाव है और प्राइस 20 मूविंग एवरेज से अबाव है तब जाके आप एंट्री लोगे, ठीक है। जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा वो 20 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही होगा, 20 मूविंग एवरेज का आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और ट्रेल कैसे करोगे, एवरी मंडे, जैसे आपने मंडे को ही एंटर किया है तो एवरी मंडे को आप ट्रेल करोगे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। मान लो अगर मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो आप मूविंग एवरेज का ही स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहोगे। मान लो आज अगर मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस 10 रुपये का है और वो प्राइस ऊपर चल गया और मूविंग एवरेज चल गया ऊपर, साथ में 15 रुपये हो गया मूविंग एवरेज, तो आप 15 रुपये का स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे। अभी हम ये सारी चीज़ें रियल टाइम फ्रेम या रियल चार्ट पे सीखेंगे अभी ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार आप रूल समझो, एग्जिट कब करना है, जैसे ही मूविंग एवरेज को प्राइस ब्रेक कर देगा आपको एग्जिट करना है, और टाइम फ्रेम रहेगा वो वीकली रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है आपको, ठीक है, सिंपल। तो ये रूल आपको याद हो चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी चार्ट की तरफ, ठीक है, सिंपल। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं स्टॉक ट्रेडिंग के पैनल में, जहाँ पे आप कोई भी पैनल खोल सकते हो उसके अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे आपको 20 मूविंग एवरेज लगाना है। मूविंग एवरेज लगाने के लिए आप सिंपल इंडिकेटर के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे लिखोगे मूविंग एवरेज, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया है, ठीक है, इंडिकेटर वाले सेक्शन के अंदर। ओके, तो वहाँ से आप समझ चुके होगे किस तरह से आपको मूविंग एवरेज लगाना है, किस तरह से RSI लगाना है। आप यहाँ पे देखोगे तो कंडीशन क्या था, हमारा फर्स्ट कंडीशन था कि RSI इज़ अबाउ 60, लेकिन इस केस में अभी RSI 60 से अबाउ नहीं है और अभी नहीं मूविंग एवरेज से भी प्राइस नीचे है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों साइड तो प्राइस भी मूविंग एवरेज से नीचे है प्राइस, और यहाँ पे RSI भी 60 से नीचे है। तो अभी हम इस प्राइस को थोड़ा सा आगे चलाते हैं, फिर देखते हैं कंडीशन को मीट होता है या नहीं होता। अभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ हमारा कंडीशन मीट। वेट अ सेकेंड, वेट करो, कैंडल क्लोजिंग तो वेट करना, ठीक है, वेट किया। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे कंडीशन दोनों मीट हो रहा है। हमारा कंडीशन क्या था, मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर होना चाहिए, मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर है, ठीक है, और RSI 60 से अबाव होना चाहिए, जैसे इस केस में RSI 60 से अबाव है राइट नाउ, ठीक है, अब हो गया है। तो अब हम एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री कब ले रहे हैं हम, मान लो मंडे, यहाँ पे भी हमने अभी देखा था क्या कि एवरी मंडे को लेंगे एंट्री। RSI 60 से अबाव, प्राइस 20 मूविंग से एवरेज से अबाव, 20 RSI 60 से अबाव है, प्राइस 20 मूविंग से अबाव है, ठीक है, एंट्री हो गया हमारा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस 20 मूविंग एवरेज के बिलो। जो ये मूविंग एवरेज है यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे हमने मान लो यहाँ इस पॉइंट पे हमने बाई किया 10 क्वांटिटी, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 20 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग लगा दिया है, मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है, सिंपल लग गया। अब ये आगे हम देखेंगे आगे हमें किस तरह से ट्रेल करना है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में ही जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक आप ट्रेल नहीं करोगे वीकली के अंदर, ठीक है। वीकली मान लो आपने मंडे को एंट्री लिया तो मंडे को ही आपको ट्रेल करना है, बीच में आपको ट्रेल नहीं करना है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम प्राइस को स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ से प्राइस स्टार्ट हो चुका है, सिंपली एक बिग कैंडल बना, ठीक है। अब देखो एक ये कैंडल क्लोज होने के बाद अगला बिग बन गया, मतलब अब हम इसको ट्रेल कर सकते हैं मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम ट्रेल कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, सिंपल। हमने यहाँ पे ट्रेल किया, फिर से देखो, बस वेट करो। अब देखो एक और कैंडल बन गया, मूविंग एवरेज और ऊपर गया है। यहाँ पे सिर्फ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेल करना है, जिससे आपका ट्रेलिंग, आपका स्टॉप लॉस भी कम होता जाएगा और आप प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है, सिंपली। ये सिस्टम सिंपल है, ज़्यादा आपको नो ब्रेनर यूज सिस्टम है। देखो अब एक और कैंडल क्लोज हुआ, मूविंग एवरेज फिर ट्रेल कर देंगे हम इस तरह से ऊपर की तरफ। अब 200 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 1200 का था, सिंपली। फिर से अब हम फिर से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन का हो गया, देख रहे हो, देखते रहो बस, ठीक है। अब देखो एक और कैंडल वीकली क्लोज हो गया, ऊपर की तरफ बना है कैंडल, फिर से हम ट्रेल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और ट्रेल, इस तरह से आपको ट्रेल करना है सिंपली, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेल करते करते लेके जाना है अपने ट्रेड को कंटिन्यू, जब तक वो मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर देगा, मतलब प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर देगा। इस केस में किस तरह से ब्रेक करेगा, जैसे अभी हम और इसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से ब्रेक करेगा। लाइक हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं इस चीज़ को, 5x, ओके। अब देखो ये कंटिन्यू ट्रेल हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, हमें कोई लेना देने नहीं है प्राइस से कि आगे क्या है, बस हम सिंपली अपने सिस्टम को फॉलो करें और हम ट्रेल कर रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल। देखो ट्रेल करते रहो आप, ट्रेल, अब देखते रहो बस प्राइस कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। हम अभी मूविंग एवरेज तक ट्रेल करेंगे इसमें, ओके, देखो आप, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ तक का ट्रेलिंग आ चुका है लगभग, तो हम यहाँ तक ट्रेल कर देंगे इसको सिंपली, ठीक है। और देखो अब सिंपल, अब हम इसको और आगे जा रहे हैं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब देखो अब हम अपने फिर से इसको ट्रेल करके यहाँ पे ले आएंगे, हम मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेल कर रहे हैं, ओके, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ट्रेल कर रहे हैं कंटिन्यू। फिर से मूविंग एवरेज और ऊपर गया, हम फिर से ट्रेल कर देंगे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। हमारा स्टॉप लॉस अब कुछ भी नहीं है, हम बल्कि प्रॉफिट में अब राइट नाउ, ठीक है, सिंपल। अब देखो इस पॉइंट पे हिट हो गया, मतलब क्या, कहाँ पे हिट हुआ, कि जैसे ही मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा आपकी ट्रेडिंग एग्जिट हो जाएगा, आप फिर से ऐसे ही फिर दूसरी पोजीशन ढूंढोगे, सेम RSI से अबाव होना चाहिए, 60 से अबाव होना चाहिए, और RSI 60 से अबाव और प्राइस
मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए ताकि आप एंट्री ले सको। और मंडे टू मंडे आपको एंट्री लेना है, सिंपल। और एग्जिट कब होगा, जैसे ही मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा आपका एग्जिट हो जाएगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सिंपली अगर आप देखोगे बाइंग RSI 60 से अबाव और प्राइस मूविंग एवरेज से अबाव होना चाहिए। स्टॉप लॉस तो पहले आपको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हुआ और वो ट्रेल होगा कंटिन्यू, हर मंडे को आपको ट्रेल करना है उसको। और जैसे एग्जिट कब होगा, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा, जैसे इस केस में ब्रेक किया और आपका एग्जिट हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम करना है आप इस चीज़ में। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है जो सिर्फ लॉन्ग के अंदर काम करता है, ठीक है। तो आपको लॉन्ग ट्रेड ही लेने हैं, आपको शॉर्ट ट्रेड के लिए नहीं है स्ट्रेटजी राइट नाउ, लॉन्ग के लिए ही लेना है और इक्विटी के अंदर लेना है सिंपली। तो आप समझ चुके हो इस स्ट्रेटजी का किस तरह से यूज़ करना है और आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है। मान लो मार्केट चाहे गिर रहा हो, डाउन ट्रेंड में हो, चाहे साइडवेज जा रहा हो, आपका जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना तब तक आप अपने ट्रेड में बैठोगे और उसको अपने रूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करोगे, जैसे हमने अभी कुछ रूल के बारे में डिस्कशन करा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा किस तरह से स्ट्रेटजी का यूज़ करना है एंट्री लेने में, एग्जिट करने में और ट्रेल करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।